हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में तहे दिल से स्वागत है। मैं लौकुश पांडे आप सभी लोगों का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपके सामने ये दिख रही है हमारी टीम जो कि आपके आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध। आप भी ये देख रहे हैं कि ये पूरी हमारी सशक्त टीम जो आपको सफलता के लिए सारे मार्ग प्रशस्त करने वाली है। मेरा नाम लौकुश पांडे। मैं पिछले 7 वर्षों से विभिन्न संस्थानों में ज्योग्राफी, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस और लाइव क्लासेस के साथ में आपको मिलेंगे जो टॉप एजुकेटर्स हैं, उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और ये सफलता में हर कदम आपके साथ रहेंगे। तो सबसे पहले हमें डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे, सबसे पहले हमें जुड़ने के लिए सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे अपने प्ले स्टोर से और फिर उसके बाद अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको डिसाइड करेंगे। आपके लिए बहुत बढ़िया इस समय ऑफर है और चांस है कि आप हमसे जुड़ें और टॉप एजुकेटर के साथ में अपनी पूरी तैयारी जो है वो क्लियर करें। ठीक है, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन है जो 12 मंथ का है। वो वैसे तो ये 40,000 का था, बट अगर आप LP10 रेफरल कोड यूज करेंगे तो ये आपको 10% इसमें डिडक्शन हो जाएगा और आपको मिलेगी 36,000। और वहीं पर अगर बात करें हम 24 मंथ की यानी 2 साल की, तो आपको ये पड़ता 48,000 का। परंतु अगर आप LP10 रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 43, यानी 10% उसमें से डिस्काउंट कर दिया जाएगा। और दूसरी बात आपको बता दें कि आप जानते हैं कि ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और बेस्ट जो है परफॉर्मेंस देने वाला, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ जितने भी टॉप लेवल के, इंडिया के टॉप लेवल के सारे एजुकेटर्स यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं और सब अपने अनुभव सबके साथ में जो है वो अनुभव शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको सफलता के लिए पूरी तरह से तटस्थ कटिबद्ध बने हुए। तो आइए जुड़िए। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सेल बायोलॉजी। आइए सभी लोग आ जाइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बेटा, यही है। सारा का सारा टाइम यही है। हालाँकि आप 10 मिनट मुझे लेट हो गया है। नहीं तो हम 6:10 पे आ जाते, 6:10 पे या 6:15 के अंदर ही। ठीक है, कोई नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना? आइए सभी को गुड मॉर्निंग। रवि रतन जी, सिंह स्टडी गुड मॉर्निंग। अमित जी गुड मॉर्निंग, है ना? अविनाश गुड मॉर्निंग। किट्टू जी गुड मॉर्निंग। आइए जल्दी-जल्दी आइए आप लोग। 6 बजे आता है बेटा मेरा। सुबह 6 बजे आओ। 6:10 पे, 6:15 पे, यही टाइमिंग है हमारी। ठीक है, जल्दी से आप लोग जुड़िए, आगे बढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी को हम लोग पढ़ना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको पढ़ना है, क्योंकि कभी-कभी बच्चे कहते हैं सर ये टॉपिक जो है वो थोड़ा-सा सिर से बाहर हो जाता है। नहीं, वास्तविकता तो यही है कि आप सही से पढ़े नहीं हो। अभी आपको देखेंगे तो सबसे अच्छा आपको टॉपिक ये लगेगा। ठीक है? गुड मॉर्निंग सारिक, राखी, अभिषेक, आशु, रामशरण जी, प्रिंस, गुड मॉर्निंग। मोहन जी गुड मॉर्निंग, जल्दी आइए। आइए, आइए, गुड मॉर्निंग रामशरण जी, आइए, जल्दी। आज बहुत लेट कर रहे हैं आप लोग क्या? किट्टू जी आज थोड़ा, यार क्या बताए, ये पीपीटी जानते हो सारी टीम नहीं रह गई है ना अब सब कोरोना के चक्कर में सारे के सारे मेरे जो ये सारे के सारे टाइपिस्ट वगैरह थे वो है नहीं, तो ये सारा मुझे करना पड़ता है, इसलिए ना मुझे थोड़ा लेट हो जा रहा है 10-5 मिनट 15 मिनट। ठीक है, खैर कोई नहीं। अभी वक्त है थोड़ा सा इसी तरह से चलने का। अजरुद्दीन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शिवानंद सिंह स्टडी, रघुनाथ गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आइए बेटा, हम लोग जुड़ते हैं। चलिए फिलहाल अब शुरू करते हैं। अब सभी को एक तरफ से गुड मॉर्निंग। अभिषेक जी गुड मॉर्निंग। हाँ ना? अच्छा, अच्छा लेट नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है। उल्टा को चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा कौन भाई? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्या समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा लेट हो गया, मैं बता रहा हूँ ना, क्या आप बताएं। चलिए,
तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी, ठीक। मनु सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग, विष्णु गौतम गुड मॉर्निंग, सारे सारे आइए। थोड़ा वॉइस तेज करना पड़ेगा बेटा, ये मेरी मेरी क्षमता के अब परे हो चुका है, क्योंकि मैंने अपनी आवाज पूरी बुलंद कर रखी है, ठीक है ना। हाँ मैंने तो पूरा ये लगा भी रखा है यार, ठीक है। चलिए अब आ गए हैं लगभग लगभग, है ना। गुड मॉर्निंग निशी जी, गुड मॉर्निंग रंजीत कुमार, पूनम, आनंद जी, जयदीप गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आइए, आप ही लोगों का इंतजार कर रहे हैं, है ना। आंसू आईपीएस जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आइए, तो सेल बायोलॉजी जो हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं आज, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि हमारे बॉडी की जो है एक यूनिट जो है वो सेल ही है। यहाँ पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हम सेल समझते हैं कि आज हम वास्तव में समझना चाहते हैं सेल, लेकिन इससे पहले एक बात बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा, सारे के सारे सब आइए। और अब देखिए, मैं थोड़ा सा उधर नहीं देख पाऊंगा आप लोगों की तरफ, क्योंकि संयोगिनी गुड मॉर्निंग, राजकुमार जी गुड मॉर्निंग, है ना, रंजीत जी गुड मॉर्निंग, सारे के सारे सबको सुप्रभात, सारे के सारे सबको मैं ग्रीट कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि बार बार उधर देखेंगे तो आगे बढ़ने में। सेल का मतलब हुआ है आपका कोशिका, आप जानते हैं कोशिका। सिंपल सी बात, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे आपके दिमाग में एक चीज तो हमेशा दिमाग में भरी होनी चाहिए, क्या भरी होनी चाहिए, कि जो प्लांट बॉडी होती है, जो प्लांट की बॉडी है, ये होती है कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की। और एनिमल जो बॉडी होती है, वो एनिमल बॉडी जो बनी होती है, वो किसकी बनी होती है बेटा, प्रोटीन की। ये बातें हमने बहुत पहले से ही समझा दी है, बहुत, है ना। हाँ राजन पांडे जी गुड मॉर्निंग, प्रिया गुड मॉर्निंग, आइए जल्दी जल्दी आइए, बहुत लेट कर रहे हैं आप लोग भाई। मुझे लगा कि मैं ही लेट हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा तो आप सभी लोग लेट हैं। चलिए, हम्म, प्लांट का मैंने क्या बताया, प्लांट की जो बॉडी बनी होती है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और जबकि एनिमल बॉडी जो बनी होती है वो प्रोटीन की बनी, एकदम एकदम पूरी तरह से आप कंप्लीटली समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनिमल बॉडी जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, पूरी की पूरी प्रोटीन की बनी होती है। हर चीज, चाहे बाल हो, चाहे खाल हो, चाहे कंकाल हो, चाहे जाल हो, जो भी चीज आपके बॉडी में पड़ा हुआ है, एवरीथिंग एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, ठीक है ना। तो प्रोटीन से बना हुआ है। अब हम वही देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्वीटी जी। तो यही वाली चीजों को हम लोग देखते हैं कि आज क्या है, कोशिका है क्या। तो ठीक वैसे ही जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट की बॉडी, मैंने आपको बताया कि प्लांट किससे बना हुआ है, प्लांट की बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी है, और एनिमल की बॉडी किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है। इतनी बात आपको पूरी पूरी एकदम कंफर्म दिमाग से हो गई होगी। तो चलिए हम आपसे पूछते हैं, तो बताइए भाई, अगर सारा प्लांट बॉडी, यानी जो भी हम चीज प्लांट से प्राप्त करते हैं, वो सब किसकी मिलेगी आपको, लगभग लगभग कार्बोहाइड्रेट की मिलेगी। और जो चीजें एनिमल से मिलेंगी वो लगभग लगभग क्या है, वो सारी की सारी प्रोटीन। एक मोटा मोटा आपके दिमाग में ये चीज बन जाना, एक खाका बन जाना चाहिए बेटा, ठीक है। तो चलिए आप बताओ सब हमको। हाँ शैलेंद्र जी राधे राधे, बहुत लेट कर गए भाई आज। हैं, कमलेश पटेल गुड मॉर्निंग। हाँ बताइए। चलिए मैंने आपको आपसे पूछा कि चलिए, यानी ये दो बातें हम मैंने आपको बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम गुणता वाली, कि प्लांट से जो भी हमको चीजें मिलते हैं नॉर्मली, अगर हम कहें सामान्यतः, ऐसा नहीं बेटा कि एक्सेप्शनल भी है बहुत चीज, लेकिन हम सामान्यतः बोलें तो उनसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की क्योंकि बनी होती है, लेकिन एनिमल के जो पार्ट्स बने होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो चलिए हमारा सवाल आपसे ये रहेगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि भाई आप जो रेशमी कपड़े पहनते हैं, सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी, या आप समझ रहे ना, रेशमी साड़ी, ये किसकी बनी होती है बेटा, किस मटेरियल की बनी होती है। हाँ नेहा सोनी जी, कार्बोहाइड्रेट क्या बता रहे, मैं पूछ रहा हूं सिल्क साड़ी जो है, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज कंसिस्ट, हाँ सिल्क साड़ी जो है विच टाइप मटेरियल कंसिस्ट, मतलब किस प्रकार के इसमें मटेरियल होते हैं। स्वीटी जी बता रही हैं प्रोटीन, क्यों भाई, प्रोटीन, यस वेरी गुड बेटा, बहुत सही, प्रोटीन की बनी होती है। यस, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं सिल्क जो है वो प्लांट से नहीं, बल्कि प्लांट पर रहने वाले कीट से प्राप्त होता है, सिल्क वॉर्म से, है ना, इसलिए ये प्रोटीन की बनी। वेरी गुड, बहुत सही आपने उत्तर दिया। अब आप बताएंगे हमको कि ये जो आप ठंडियों के समय में
वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, यानी हाँ वेरी गुड बेटा, सभी लोगों ने लगभग लगभग सही बताया। आप हमको ये बताइए कि वूलन का कपड़ा जो आप पहनते हैं ठंडियों में, वो किस मटेरियल का बना होता है? सिंपल सा है, बिल्कुल। क्या प्रोटीन का बना है या प्रोटीन का ही? वेरी गुड। क्यों भला? क्योंकि हम ये किससे प्राप्त करते हैं? एनिमल से, और एनिमल से जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो सामान्यतः प्रोटीन होगा, ये दिमाग में होना चाहिए बस। तो बेटा देखिए यही बात, हाँ बहुत सही बहुत सही, सभी लोगों ने बहुत सही बताया, बहुत जबरदस्त। ये है ना कुछ, हाँ वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और सभी लोग सही बताएं लगभग लगभग। हाँ वेरी गुड। नया जी कहा सर ये एनिमल की है इसीलिए, यस यस वेरी गुड। एनिमल से जो भी चीजें मिलेंगी आप जान ही रहे हो कि वो सारे के सारे प्रोटीन बनेंगी सामान्यतः, है ना। अब आप ये बताओ कि पूरी बॉडी जो अगर आपकी बनी हुई है वो प्रोटीन की बनी है, तो ध्यान रखिएगा सारी की सारी बॉडी आप क्या बना सर? प्रोटीन की बनी है। बेटा अगर सारी प्रोटीन की बनी है तो एक एक सेल का मतलब है कि वो सारे सेल मिलकर के सिर्फ प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। वास्तव में जो होता है ये सारे के सारे यहां पर समझने की कोशिश करेंगे बेटा, एक एक चीजें हम यहां पर समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी सारी की सारी प्रोटीन की बनी हुई, क्लियर। तो प्रोटीन की बनी हुई तो आपकी जो सेल है, ये देखिए ये सेल, सेल भी आपका पूरा का पूरा प्रोटीन का बना होगा। इवन आप ये कह सकते हैं ये प्रोटीन की फैक्ट्री जैसा है, यानी सेल आपका क्या है? एक प्रोटीन की फैक्ट्री। मैं मान लेता हूं कि ये प्रोटीन की फैक्ट्री। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री लगानी है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा? बोलो भाई। हाँ बिल्कुल सही, सबका सही। अगर आपको एक प्रोटीन की फैक्ट्री लगानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए? क्या करेंगे आप? बोलो भाई। सबसे पहले आप जमीन खरीदेंगे और जमीन के चारों तरफ क्या बना देंगे? बाउंड्री बना देंगे। बाउंड्री क्यों बना देंगे? बाउंड्री इसलिए बना देंगे ताकि आपका सिक्योर रहे, वो कोई उसको लेके ना जाए, ठीक है ना, इसलिए बना दी। ठीक है, मैं यहां पर थोड़ा ब्लैक ले लेता हूं तो वो ज्यादा सही रहेगा। आपने कहा कि सर हमने खरीदा है और वहां पर हमने चारों तरफ से इसको, ये मान लीजिए ये आपका, तो ये आपने कहा कि सर हमने बाउंड्री बना दिया ताकि वो हमारी सिक्योर हो। अब आपके पास जब पैसे आ गए, आपके पास जब पैसे आ गए तो आपने अब स्टेब्लिश शुरू किया, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले ऐसी लोकेशन बनाएंगे, ऐसी जगह बनाएंगे जहां पर सारे के सारे उसमें इंजीनियर, डायरेक्टर, मेन लोग, यानी जो हेड ऑफिस बनाएंगे। पहले आप देखेंगे कि हेड ऑफिस का लोकेशन कहां होगा। तो सपोज कीजिए हमने कहा कि चलो हेड ऑफिस यहां पर बना दिए। हम अभी शॉर्टकट लिख रहे हैं बेटा, बस इसको ध्यान दीजिए जाए। हम कहां बना लिए, है ना, हाँ ठीक। तो ये हेड ऑफिस हो गया। अब लेकिन आप जानते हो फैक्ट्री को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एनर्जी, ऊर्जा, है ना। हाँ समझ रहे हैं ना। सबसे मेन चीज क्या होती है? ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो ऊर्जा के लिए मतलब ये कि आप भाई किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए, तो बिजली या तो बाहर से लाइए या तो खुद ही आप पैदा कीजिए। तो ये आप जो है आप चाहते हैं कि हम बाहर से नहीं लाएंगे बेटा। आप कहेंगे बाहर से क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सर बाहर से जो है वो लाने में समस्या क्या होती है कि ज्यादातर लोग जो है क्या करते हैं, रास्ते में हम लेके आते हैं अपने फैक्ट्री को चलाने के लिए, ढेर सारे कटियाबाज होते हैं, कटिया मार लेते हैं, सारा का सारा अपना जलाते हैं, सारा का सारा मान लीजिए 5 आप मेगावाट की बिजली लिए तो पहुंचता है आपका 4.5 मेगावाट, और देना आपको 5 मेगावाट का पड़ता है। तो कहे नहीं सर हम खुद अपने घर में मतलब अपनी फैक्ट्री में मैं खुद ही एक क्या बना लूंगा, एक छोटा सा पावर हाउस बना लूंगा। तो आपने यहाँ पर ये देखिए एक छोटा सा आपने क्या बना लिया, ये पावर हाउस। पावर हाउस आपने बना लिया, और पावर हाउस क्या करेगा? ये ऊर्जा देगा आपको। तो चलिए, यानी आपने हेड ऑफिस बना लिया और पावर हाउस बना लिया। अब क्या करेंगे? अब आप करेंगे कि अब हम कहां पर बनाए जो प्रोटीन बनाने, क्योंकि मैंने कहा क्या बताया बेटा कि आपका ये जो है वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। तो आपने कहा कि सर हम क्या करेंगे ना, ये इसके जहां पर हेड ऑफिस हमने बनाया हुआ है यहीं पर वो चीजें बनाएंगे जिसमें हमारी क्या बन जाए, इसी में आप अपना बनाएंगे प्रोटीन। ये देखिए, ये जो है ये सारे के सारे वो क्या हैं, जहां वर्कशॉप, यानी प्रोटीन इसी में बननी है। भाई प्रोटीन तो ऐसे हवा के नीचे बनेगी नहीं, जहां प्रोटीन की मशीनें वगैरह लगेगी वो किसी न किसी बड़े बड़े हॉल में लगेगी ना। तो ये बड़ा बड़ा हॉल है, तो इसको हम बोलते हैं वर्कशॉप। याद रखिए बेटा, ये क्या हो गया? ये वर्कशॉप। हाँ बेटा, ये ध्यान रखिएगा, पहले आप एकदम सुनते जाइए फिर क्या है अपने आप समझ में आएंगे। देखिए मैंने कहा कि आप पहले अपनी आप फैक्ट्री बनाइए, क्योंकि आपका जो सेल होता है, सेल
वो पूरी फैक्ट्री की एकदम फैक्ट्री की तरह काम, फैक्ट्री की तरह काम करता है। किसकी? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो वही मैं बताना चाहता हूं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपने कहा कि सर ये वर्कशॉप है जहां पर प्रोटीन बनेगा, क्लियर हो रही बात? बिजली आपको मिल रही है, प्रोटीन यहां मिल रहा है, लेकिन इसको बनाने वाला कौन होगा? भाई प्रोटीन तो अपने आप बनेगी नहीं, यानी कुछ तो कोई तो चाहिए ना, इंजीनियर वगैरह। तो यहां पर आपने किसको रखा? क्या कि हम जो है यहां पर लोगों को रख लेते हैं जो इंजीनियरिंग करके आए हुए हैं, बेचारे इधर से उधर भटक रहे हैं, उन सबको क्या करेंगे हम? रिक्रूट्स कर लिए। ये देखिए, तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि यहां पर ये क्या आ गए, जो ये काम करने वाले, इनको क्या बोलेंगे आप? ये स्किल्ड वर्कर होंगे या नॉन स्किल्ड वर्कर? आपको पता है कि जो प्रोटीन बनाने वाला होगा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ नहीं। अनपढ़ होगा तो पता चला आप डोले वाला, आप चाहते हैं कि डोला बने हमारा, और उसके लिए खूब प्रोटीन खाने, पता चला डोले के बजाय जगह जगह पर गोले बन गए, तो वो समस्याएं आपको क्रिएट करेंगी बेटा। ठीक है ना? इसलिए यहां पर हम एक स्किल्ड वर्कर रखते हैं। किसको रखेंगे? स्किल्ड वर्कर, यानी कुशल होगा, उसको सब चीज पता होगा कि क्या चीज करना है क्या नहीं करना है ना। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरी बात क्या है, यानी इतनी चीजें होगी, लेकिन आप ये बताइए जो आप प्रोटीन फैक्ट्री ये बना रहे हैं बेटा, क्या सिर्फ अपने खाने के लिए ये बना रहे हैं, या आप इसको बाहर बेच करके, मार्केट में बेच करके आप पैसा कमाना चाहते हैं? भाई आप एक क्या होना चाहते हैं, आपको, आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। भाई आप क्या करना चाहते हैं? आप इनकम बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे आप? इसको मार्केट में बेचना होगा आपको। तो मार्केट में अब ये जो चीजें जो बन रही हैं, उन सबको व्यवस्थित करके मार्केट में भेजने के लिए आपने एक और यहाँ पर डिपार्टमेंट बनाया, जिसको आप लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट बोलते हो या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ये वाला जो डिपार्टमेंट है, ये क्या है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। यानी जो भी चीजें आपके फैक्ट्री में बन रहा है, वो सबसे पहले कहां जाएगा? यहां जाएगा, इस जगह पर जाएगा, इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि कोई फैक्ट्री होती है, उसका एक डिपार्टमेंट होता है, लॉजिस्टिक आप कह लीजिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो जो बन के आती है तो वो सारा देखता है कि कितना मार्केट में जाना है, कितना उससे पैसा लेना है, वगैरह वगैरह, सारा काम एक डिपार्टमेंट होता है। तो यहां पर आपने कर दिया, ठीक है। अब इस तरह से आपकी फैक्ट्री देखिए, सारा चीज हो गया, आपको ऊर्जा भी मिल रही है, सारा मटेरियल सब चीज भरा पड़ा हुआ है, आपको एकदम पूरा का पूरा मजा आ रहा है, और आपका खूब ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है? बिक रहा है, आपकी डिमांड बढ़ रही है, आप धीरे धीरे क्या पैसे वाले बनते चले जा रहे हो। तो जब आप पैसे वाले बनते चले गए, तो आप यहाँ पर एक एडवाइजर रख लेते हैं अपने एकदम हेड ऑफिस के पास पास में। यहाँ पर क्या रख लेते हैं? इसको एक एडवाइजर रख लेते हैं, इसको एडवाइजर। और इससे कहते हैं कि भाई आप ये काम कीजिएगा, मेरे पास पैसे ठीक ठाक आ रहे हैं, आप हमको ये बताइएगा कि हम ऐसी ही दूसरी फैक्ट्री कब लगा सकते हैं, हमारे पास जब अच्छा खासा पैसा हो जाए तो हमको आप बताइएगा कि हम इसको दूसरी जगह कब लगा सकते हैं। एकदम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो अब आप देखिए, अब दूसरी बात क्या होगी, यानी कहने का मतलब ये एडवाइजर। अब ये बात, यानी आपके घर में खूब, मतलब आपने जो फैक्ट्री लगाई, खूब धड़ाधड़ जो है क्या बनने लगा, आपको खूब मिलने लगा, प्रोटीन खूब धड़ाधड़ बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आई कि आप जानते हैं कि आपके पास जब खूब पैसा आने लगा, तो आप जानते होंगे एक बात कि पड़ोसी अपने दुखों से उतना दुखी नहीं होता जितना पड़ोसी के सुखों और वृद्धि को देखकर होता है। ये आप जानते भी होंगे, है ना? हाँ, ठीक है ना? तो यानी आप ध्यान से समझिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पर सेल की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर सेल को मैंने मान लिया कि एक फैक्ट्री है बेटा, क्योंकि पूरी फैक्ट्री ही है। आप बिल्कुल आप समझिएगा, क्योंकि सारा काम यहाँ पर हो रहा है, ए टू जेड आप देखिएगा। तो आपने देखा कि सबसे पहले आपने क्या किया? जमीन लिया। जमीन के बाद आपने क्या किया? आप कहां पर उस फैक्ट्री का कहां पर हेड ऑफिस, क्योंकि हेड ऑफिस में कौन बैठेगा बेटा? जो बताएंगे ना कि कौन सी प्रोटीन बननी है, कौन कौन सा उसमें मटेरियल मिलाना है, वगैरह वगैरह, क्या क्या कैसे कैसे करना है, वो सब हेड ऑफिस में बैठने वाले होंगे। ठीक है, और फिर उसके चारों तरफ हेड ऑफिस ऐसी जगह रहेगा ताकि हर जगह जाकर के उसका क्या किया जा सके? परीक्षण किया जा सके, देखा, ऑब्जर्वेशन किया जा सके। तो उसके चारों तरफ वर्कशॉप बना दिया जहां पर बन रही है, और इसके लिए आपने खुद ही जो है अपना पावर हाउस बना दिया ताकि आपकी फैक्ट्री चलती रहे, बाहर से कोई मतलब ना हो, आराम से खूब चलता है, धड़ाधड़ चलता रहे। दूसरी चीज, इस पर आपने क्या किया? मजदूरों को ला करके रख दिया, कहा कि अब बनाना शुरू करिए। अब जब आपका फैक्ट्री बनने लगा तो उसको मार्केट में डालने के लिए आपने एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बनाया कि भाई कितना डिमांड आ रही मार्केट से, किस हिसाब से आप दे रहे हो, ये सारी चीजें आपको जानने लगे, ठीक है ना? ये ध्यान ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ कि सारी चीजें तो हो रही थी, बड़ा अच्छा हो रहा था, बड़ा बढ़िया हो रहा था। देखिए, क्योंकि आपके पास खुद एनर्जी थी, है ना? आपकी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, है ना? हेड ऑफिस में भी लोग थे, सारे लोग कर रहे थे आराम से, और सारा बनने के बाद सब कहाँ जा रहा था बेटा? सारा का सारा ये यहाँ पर जा रहा था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। और जैसे-जैसे मार्केट से डिमांड आती थी, आपकी प्रोटीन धड़ाधड़ बिकती थी, क्योंकि डोले वाली प्रोटीन, डोले बनाने वाली प्रोटीन थी, और इतना प्रोटीन बिकी कि पूछो मत। मतलब बहुत ढेर सारा जो है
ये बिकता चला गया। अब क्या होगा, आपके पास पैसा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आपने एडवाइजर भी रख लिया कि भाई हमको बताइएगा जब हमको ऐसे ही और बना, क्योंकि आप एक फैक्ट्री लगाते हो तो आपका ये आशा होती है कि हम एक नहीं कई फैक्ट्री ऐसे ही लगाते जाएं। फिर आगे क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, अब जो है आपका पड़ोसी जो है आपके सामने तो बोलता है बड़ा बढ़िया बढ़िया, लेकिन पीछे जाकर के आपको क्या करता है कि यार क्या बताएं ये बढ़ रहा है। अच्छा, क्योंकि आप जानते हो पड़ोसी आपके अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना अपने पड़ोसी के सुख को देख करके होता है ना। तो यानी कहने का मतलब ध्यान से ये समझिएगा कि ये जो पड़ोसी है, अब ये क्या करेगा, वो चाहेगा कि आपकी फैक्ट्री में कुछ ना कुछ लोचा हो जाता तो बड़ा मजा आता। ये क्या करेगा, ये जाएगा, कहाँ जाएगा, ये जाएगा जो वहां का, मान लीजिए जिस एरिया में है वहां का गुंडा है कात्या, कात्या को जानते हैं ना, कात्या, हाँ जानते होंगे, वो 2.5 किलो हाथ वाला जो कात्या था, मतलब जिसमें 2.5 किलो हाथ वाला था ना, यानी वो कात्या वहां का क्या था, वहां का विलन था, गुंडा था। और उसके पास पड़ोसी आपका पहुंचता है और कहता है कि भाई हमको 4-5 ऐसे मुस्टंडे दे देते तो हम जो है ना इनकी खटिया खड़ी कर देते। वास्तव में कहते कि हम इनके कहता, वो पूछता था कि भाई क्या करोगे 4-5 मुस्टंडे, कहा कि ये ले जाएंगे ना पड़ोसी के फैक्ट्री में आग लगवा देंगे। आग लगवाना चाहता था आपकी फैक्ट्री में वो। क्यों? क्योंकि जानता था कि अगर वो हम उसको आग लगा देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है इनकी ये परेशान हो जाएँगे और ये दौड़ेंगे, हमें मज़ा आएगा। बस यही था। लेकिन आप जो है उससे 2 एंगल बढ़ के थे, मतलब 2 कदम उससे बढ़ के थे। आप जानते थे कि हमारा पड़ोसी ऊपर से तो बड़ा बढ़िया मीठा-मीठा बोलता है, लेकिन अंदर में इसके एक ना शैतान है। तो आपने पहले ही क्या किया कि जितने भी उस जो भी वहाँ का काशी था, काशी समझ रहे हैं काशी? ये मूवी है। काशी को आपने क्या किया, चारों तरफ से तैनात कर दिया। तो ये देखिए, ये काशी है और काशी को क्या किया आपने, सिक्योरिटी के लिए रख दिया। काशी, हाँ, वही 2.5 किलो हाथ वाला, और कात्या उस समय विलन था। यानी आप ये बुद्धिमान थे कि वो जानते थे कि आपका पड़ोसी बेटा कहीं न कहीं हमको झटके देगा। हाँ, तो आपने क्या किया, कात्या को कात्या के आदमी के खिलाफ किसको खड़ा कर दिया? 2.5 किलो का हाथ। और यही नहीं, देखो ये 2.5 किलो का हाथ तो इसके साथ था ही, इसके साथ था। लेकिन 2.5 किलो के हाथ के साथ में बेटा जानते हो, ये ऐसा नहीं है कि खाली खड़ा हो गया या मारेगा। इसको जबरदस्त जो है मॉडर्न वेपन्स दे दिया गया। कहा कि बेटा तुम इतना पैसा हमने खर्चा किया, हजारों करोड़ हमने खर्चा करके फैक्ट्री बनवाया है, कोई भी अगर हमारे फैक्ट्री में बुरी निगाह देखता है तो सीधे उसको उड़ा दो, बाकी जो होगा हम देखेंगे, पैसा वाले हैं, कोई बात नहीं है ना। हाँ, अच्छा। तो वही काशी, मतलब वही बोले। तो यानी कहने का मतलब, अब क्या हुआ, तो अब आपका अगर कोई भी आएगा तो काशी तो खड़ा ही है, मार के एकदम फेंक देगा, है ना। और इसको आपने क्या पकड़ा दिया जानते हो, आपने इसको AK-47 नहीं दिया, इसको आपने रॉकेट लॉन्चर दे दिया, ताकि भाई जानते हो कि किसी को मारे तो इसके चीथड़े उड़ जाएं, पता चला फिर से जुड़ जाएं। तो ऐसा नहीं, आपने दे दिया उसको रॉकेट लॉन्चर, बड़ा मतलब कहने का मतलब बहुत काफी खतरनाक। लेकिन बेटा याद रखना, कभी काशी के साथ में अगर उलझे, है ना, अगर काशी के साथ में कभी उलझे तो बेटा पता चला ये उसको तो मारता है, अंदर वाली चीजों को भी ले उड़ेगा। पता चला कभी कभी ज्यादा सेकी भगाने लोग ज्यादा ताव में आ गए ये अंदर वाले जो हैं, तो वो कहेगा बेटा बहुत हो गया, रॉकेट लॉन्चर घुमा देगा अंदर ही, सारे के सारे अंदर के सब तबाह हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात। और ये जो सारा का सारा जो मटेरियल यहाँ पर बचा, ये सारा बचा, यहाँ पर इसने घास लगा दी और कहा कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये लॉन है। अब देखिए, सारा का सारा आपके सामने है बेटा, एकदम आपकी आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा है, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज देयर। यानी ये चीजें, अब यही आप देखिए फैक्ट्री है, आप देख रहे हैं यहां से ऊर्जा जा रही फैक्ट्री में, देखो यहां से ऊर्जा गई फैक्ट्री में, और है ना, और सारा का सारा जो फैक्ट्री में आ रहा है मटेरियल यहां से बनाया गया। अब यहाँ पे पूरा का पूरा मटेरियल बन रहा है क्या, प्रोटीन बन रहा है, और प्रोटीन फिर कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, और फिर ये जो है मार्केट में बेचता है और फिर उससे पैसा कमाता है, सारा चीज होता रहता है, और सिक्योरिटी भी रखा होता है, यानी कोई चीजें कोई समस्या नहीं। अब ऐसा ही एकदम आपका काम करता है, एकदम प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करता है आपका सेल। जैसे अगर हम इस बाउंड्री की बात करें, ये जो बाउंड्री लिखी हुई है, अब यहां पर हम कलर थोड़ा चेंज करेंगे बेटा, ये रेड वाला लेंगे। तो बाउंड्री को अगर हम बोल दें सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। बाउंड्री जो थी उसको हमने क्या कर दिया, हाँ, अच्छा। रॉकेट लॉन्चर नहीं, ठीक है, ठीक है, अच्छा कोई बात। तो सेल मेम्ब्रेन आपने देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो है, जो बाउंड्री थी वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये जो पावर हाउस था,
इसका ये है माइटोकॉन्ड्रिया। बस अंतर बस यही है नाम का बेटा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। और यहां पर ये देखिए ये जो वर्कशॉप वर्कशॉप था, ये वर्कशॉप जो है ये ईआर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रदब्बी जालिका है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहां पर क्या बनता है भाई, अब उसका नाम रख दिया गया, इसी में प्रोटीन बनती है। और ये जो स्किल्ड वर्कर हैं, ये भाई वर्कर नहीं बल्कि यही है राइबोसोम साहब, राइबोसोम। राइबोसोम ही ये क्या करेगा, ये बनाएगा, ध्यान रखिएगा, यही कौन है, ये राइबोसोम भाई साहब है, ठीक है। तो ये राइबोसोम है। और ये जो सिक्योरिटी, और यहां पर ये देखिए जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इसको आप बोलते हैं गोल्गी बॉडी। क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी। ये गोल्गी बॉडी भाई साहब, यानी यहां पर जो भी आएगा सारा मटेरियल, नहीं जो भी आपके कोशिका में जो भी मटेरियल बनेगा, उसके उसका आवागमन जो है वो किसके द्वारा होगा, वो सारा का सारा गोल्गी बॉडीज के द्वारा। तो एवरीथिंग याद रखिएगा। और इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद ये जो हेड ऑफिस है, इसी को आप बोलते हैं न्यूक्लियस। ये देखिए बेटा, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। और हेड ऑफिस में बॉस का भी यहीं पर है। हेड ऑफिस में जो डायरेक्टर, इंजीनियर या बड़े बड़े जो काम करने वाले अधिकारी हैं, वो सारे के सारे हेड ऑफिस में हैं। लेकिन हेड ऑफिस में भी एक छोटा सा और जगह बनाया होता है, जहां पर मालिक बैठा है, बॉस बैठता है। तो ये बॉस वाला ये न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, ये और अंदर है, ठीक है। अब देखिए, और यहां जो सिक्योरिटी रहा, ये देखिए सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी का नाम है बेटा लाइसोसोम। ये देखिए क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो चारों तरफ की सिक्योरिटी करता है। अगर अंदर कोई आया गया तो उसकी खैर नहीं, तोड़ ताड़ के वो फेंक देता है ना। कोई भी अगर किसी भी तरीके की बदमाशी करता हुआ दिखा तो ये बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं, ये चारों तरफ से घूम रहा है, ठीक है। और ये जो अंदर बचा हुआ मटेरियल है, इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। अंदर पूरा है कोशिका द्रव्य। और इसको बोलते हैं बेटा, ये जो यहां पर एडवाइजर रखा गया है, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। देख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। यानी कहने का मतलब आप ओवरऑल सारी बातों को आप समझ गए, ठीक है। यानी कुल मिला जुला करके आपने ये देख लिया कि क्या कैसे ये सारी चीजें हो गई हैं। तो यानी एडवाइजर, आपने देखा कि एडवाइज यानी कुल मिला जुला करके आपका सेल एक तरीके से आप प्रोटीन फैक्ट्री की तरह है। अगर हम पूछें कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो आपने सीधे जवाब दिया कि सर ये ऊर्जा देता है, ताकि आपकी कोशिका में कोई भी कार्य जो हो रहा है वो संपन्न हो सके। क्योंकि आप जानते हो बेटा, ऊर्जा के बगैर कोई भी कार्य होने वाला नहीं। तो आपके बोलेंगे सेल में क्या हो, तो सेल में आपके सारे के सारे प्रोटीन बनाई जा रही। तो प्रोटीन बनाने के लिए ये ऊर्जा दे रहा है। लेकिन ये प्रोटीन बनाई कहां जा रही है, तो आपने कहा सर सेल में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो ईआर होता है, वहीं पर बन रही है। तो आप बोलेंगे अच्छा बन रही है, तो ये बना कौन रहा है, तो आपने कहा कि सर वहां पर मजदूर हैं, मजदूर आप ये कह लीजिए कि वो स्टाफ है जिसका नाम है राइबोसोम, वो इसको बना रहा है। तो अच्छा फिर ये हुआ कि भाई वहां से बनने के बाद फिर जा कहां रही है, तो आपने कहा सर वहां जब बन जाती है तो उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दी जाती है। ओ सॉरी, गोल्गी बॉडीज में उसको क्या करते हैं, भेज दिया जाता है। फिर गोल्गी बॉडीज में क्या होता है, कहते हैं गोल्गी बॉडीज में जहां जहां से डिमांड आई होती है, उसका पता वगैरह उस पर लिख करके उसको पैकिंग वगैरह करके जो है वहां से उसको क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और ये सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, और कार्यक्रम इधर से उधर ना हो, इसलिए ये चारों तरफ से देखने के लिए रखा होता है, कौन, लाइसोसोम रखा होता है, ठीक है। और बाकी कहते हैं जो जगह बची हुई वहां पर क्या भरा है, कहें कि वहां पर मटेरियल भरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोश का द्रव्य भरा हुआ है। इतनी बात आपको बस क्लियर होनी चाहिए, और इतना ही सब कुछ है, और कुछ है ही नहीं इसमें। क्लियर हो रही बात। अब देखिए थोड़ी सी बात अगर हम कर लें इसी में प्लांट की, प्लांट सेल की, क्योंकि देखिए प्लांट और एनिमल तो दोनों एक ही जैसे। तो इतना तो जो है वो प्लांट में भी होगा, लेकिन यहां पर याद रखना बेटा, एक यहां पर देखिए, ये मैं ग्रीन कलर से इसीलिए लिया हूं, प्लांट सेल की अगर बात करेंगे तो वो बाउंड्री जो है वो डबल लेयर में बनवाया हुआ है। ये देखिए, यानी आप अगर देखें तो प्लांट में जो है डबल लेयर होता है, जिसको यहां पर हम बोलते हैं इसको सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं बेटा, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये देखिए, ये सेल वॉल है। बाहर वाली ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, ठीक है। ये चीज जो है वो एनिमल में नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगी, प्लांट में मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद दूसरी बात अगर करें, तो यहां पर एक और स्ट्रक्चर है प्लांट में, जिसको आप बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट।
या हरित लवक कहते हैं बेटा, हरित लवक। आप देख रहे हैं कि ये हरित लवक है जो क्या करती है, जैसे अभी आपने देखा कि प्लांट एनिमल में क्या था, एनिमल में कोई खाना वाना बनाने वाला नहीं था। अब प्लांट में जो है ना खुद अपना एक मेस हो गया, ताकि इतना जो काम करने वाले हैं इस फैक्ट्री के अंदर यानी आपके सेल के अंदर, उन सब को जो है आप खाने वाले जो मटेरियल है, फूड मटेरियल को यहीं से दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन हमारे अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में बाहर से आप टिफिन लगाए रखते हैं, इसीलिए बाहर से आपने देखा होगा कि हर सेल में क्या होती है कि एक पतली सी पाइप आई होती है, जिसको आप बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ये देखिए, ये ब्लड वेसल्स आई होती है और यहीं से सारा मटेरियल आपका कहां पर आता है, सेल में आता था, ठीक है। कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ चीज जा रही हैं। तो यहां पर भी पहले मोटी मोटी बात समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसको यानी प्लांट में जो है अगर देखेंगे तो प्लांट में यहाँ पर अपना खुद का यानी घर में, यानी बाहर से ये जो है वो मटेरियल नहीं मंगा रहे, अंदर ही मटेरियल है, अंदर से ही सारा का सारा काम कर रहे हैं, बाहर से नहीं, किचन है। यानी आप कह सकते हैं कि ये प्लांट का क्या है, एक तरह का किचन है बेटा, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात अब यहाँ समझे, प्लांट में एक और बड़ा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये इतना बड़ा होता है कि यहाँ पर तो बनाना अब थोड़ा मुश्किल है, जिसको हम बोलते हैं रिक्तिका या वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं, वैक्यूल या क्या बोलते हैं इसको, रिक्तिका बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, रिक्तिका। हाँ, तो एक क्या बोलते हैं इसको, रिक्तिका बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिक्तिका का मतलब क्या है, यहीं पर कुर्सी लेकर बैठ जाओ। तो रिक्तिका जो है वो प्लांट सेल में होती तो एनिमल में भी है, लेकिन वो बहुत छोटी होती है, या रसधानी भी हम बोलते हैं बेटा इसको। ये बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, समझ में आना, एकदम इतनी बड़ी होती है कि जितना कोशिका के सारे कोशिकांग हैं उससे भी बड़ी। यानी ये कुल मिला करके आप ये कह सकते हैं कि ये 80 यानी 80% भाग अकेले कवर की होती है। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, कोशिका में, मैं दिखा दूंगा अभी बेटा। यानी ये कोशिका में जो है वो सबसे बड़ी होती है, कोशिका में सबसे बड़ी होती है, यहां से दिखेगा ना, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कोशिका की सबसे बड़ी संरचना है वो इसमें अगर देखा जाए तो वैक्यूल, लेकिन ये प्लांट सेल में है, प्लांट सेल में है जो सबसे बड़ी संरचना होगी, याद रखिएगा एकदम ध्यान से। अब देखिए, हाँ बहुत बड़ी होती है बेटा, बहुत बड़ी, 80 टू 85% पार्ट पे अकेले रहती है, मैं अभी दिखाऊंगा, है ना। तो 80 टू 85% पर ये अकेले रहती है, बाकी और सब एक साइड हो जाते हैं, एक साइड हो जाते हैं, ठीक है ना, प्लांट में। लेकिन तो ये तीन बातें आप ध्यान रखिएगा कि कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल, वैक्यूल के बल्कि उसमें हम सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैक्यूल। ये सब किस में पाए जाते हैं, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, क्लियर ना। तो इतनी बातों को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। यही ओवरऑल आपकी क्या है, कोशिका, यही आपकी कोशिका है। तो यानी आपने कोशिका को देखा कि सिंपल सा बात है कि यहाँ पर वास्तव में क्या है कि ये पूरी की पूरी चीजें जो हमने बताई वो ओवरऑल ये एक कोशिका के बारे में ही हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। ठीक है। अब आप ये बताओ कि भाई क्या इसमें कोई ऐसी बात रही जो आपको ना समझ में आई हो। भाई इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है बेटा, इसमें तो सिर्फ स्ट्रक्चर है, उनके कार्यों को बस देख लेना है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग हैं क्या, कर क्या रहे हैं। तो अब देखो ये सारा का सारा मैंने आपको बताया कि ये जो बाउंड्री आपने बनाई है, यानी बाउंड्री जो बनी है उसको एक निश्चित क्या करिए, निश्चित दायरा उसके वॉल्यूम को ये कवर करेगी, उसके दायरे को बनाएगी, यानी वो निश्चित क्षेत्र में बनाएगी कितने दूरी में आपकी जो है फैक्ट्री काम कर रही होती। अब यही जो है यानी कहने का मतलब सारा का सारा यही काम जो होता है वही आपके बॉडी में होता है, यही काम आपके बॉडी में होता है। यानी हर जीव का जो एक कार्यात्मक काम होता है, यानी कार्यात्मक जो चीजें होती हैं, जो कुछ भी हो रहा है, एवरीथिंग जो आप कर रहे हो, जैसे पानी पी रहे हो, है ना, सांस ले रहे हो, हवा जा रही है ना, खाना खा रहे हो, वो वास्तव में मैंने क्या कहा, ये सब किसके लिए ले रहे हो, वो सब किसके लिए ले रहे हो, वो अपनी कोशिका के लिए। क्योंकि आप जानते हैं अगर आप कोशिका आपकी जीवित है तो बेटा आप भी जीवित हो, क्योंकि हमारी शरीर तो पूरी किसकी बनी है, कोशिका की बनी हुई। तो कोशिका को जीवित रखने के लिए, हाँ, आपको पता है कि कोशिका को जीवित रखने के लिए हमको अच्छी तरह से खाना पीना होगा, और खाने पीने के साथ में ध्यान रखिएगा, खाना पीना तो खाना ही होगा, और साथ ही उनके हर एक चीजों का ध्यान रखना होगा, कब खाएंगे, कब पिएंगे, कब क्या करेंगे, एवरीथिंग सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अब आप यही तो हम लोग को बताना था। अब आप देखिए तो यानी पूरी सेल आपके सामने ये दिखाई दे रही है, सेल में हर चीजें हैं, यहाँ न्यूक्लियस भी आपको दिखाई दे रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाई दे रहा है, गोल्गी बॉडीज भी दिखाई दे रहा है, लाइसोसोम भी दिखाई दे रहा है, राइबोसोम भी दिखाई दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट भी दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म भी दिखाई दे रहा है,
और सेंट्रल वैक्यूल्स भी दिखाई दे रहा। ये ओवरऑल जो मोटी-मोटी चीजें हैं, इतना ही आपको जानना है, ये ओवरऑल आपने देख लिया है। ठीक है? क्या आप ये बताओ, इसमें से कोई ऐसी भी बात रही जो समझ में ना आई? आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है? तो चलो, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको सभी लोगों को सब समझ में आएगा। आपने देख लिया ये सारा का सारा क्या है। अब आते हैं हम कोशिका पे। तो कोशिका, क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसी की वजह से हो रहा है। तो कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यानी संरचना क्यों? क्योंकि आपकी ये आपके बॉडी के ईंट है। ये आप देख रहे हैं, ये आपकी ईंट है। ये आप जुड़ते हैं ऐसे, इसी से जुड़ते। भाई अब जब माँ के गर्भ में आते हैं तो आप एक सेल के होते हैं, लेकिन अभी देखिए आप 6 फीट के कैसे हो गए हैं? क्यों? कैसे हो गए? क्योंकि आप जानते हैं कोशिका विभाजित होती हुई आपको जोड़ती जाती है और आप बड़े होते चले जाते हैं, है ना? गाल्गी बॉडी तो दिखा है ना आपको, गाल्गी बॉडी तो दिखा। मैंने कहा कि वही तो था गाल्गी बॉडी जो सारा चीज अपने पास लाता था, नियंत्रित करता था और वही सारा का सारा करता था। भाई मैंने इसमें बनाया तो कहाँ थे आप? ये क्या लिखा हुआ है? गोल्गी बॉडीज। ठीक है? तो गोल्गी बॉडीज तो मैंने दिखाया और समझाया भी कि गोल्गी बॉडीज का मेन मकसद ही क्या होता है कि सारा का सारा जो भी सेल में जो भी कुछ बन रहा है वो सब चीजों की व्यवस्था बनाए। कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कितना जाना है, कितना आना है, वगैरह वगैरह, किस रूप में जाना है, कैसे जाना है, वगैरह, ये सब काम करता है बेटा ये। तो यानी ये सारा का सारा वो व्यवस्थापक है, मैनेजर है, पूरा का पूरा। तो यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा का सारा कैसे हो रहा है ना? तो आप अब यहाँ पर मैं कोशिका की बात करूँ तो कोशिका जो है आपको संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, यानी सेल क्या स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है। स्ट्रक्चरल मतलब आपके स्ट्रक्चर को बनाने में इसकी भूमिका है, और फंक्शनल इसलिए कि क्योंकि आप जो काम कर रहे हो बेटा वो आप नहीं कर रहे, वास्तव में ये सेल ही कर रहे हैं। ये देखो मैंने लिखा भी है, सजीवों के द्वारा किए गए सभी कार्य वस्तुतः कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं, आपके द्वारा कुछ नहीं किया जाता। यानी आप जो खाना खा रहे हो ना ये वास्तव में कोशिका के लिए है। आप जो सांस ले रहे हो ये वास्तव में कोशिका के लिए है, और आप जो टॉयलेट में बाहर निकालते हो वास्तव में वो कोशिका निकालती है। सारे जब इकट्ठा हो जाता है हर कोशिकाओं का वेस्ट मटेरियल तो आप ले जाके फेंक देते हो। तो आप तो उसके कार्य कर रहे हो, आप थोड़ी आप सोचोगे कि अपना अपना कार्य, बेटा ये आपका वही कार्य है जो वो करवाना चाहता है, जो उसको चाहिए एनी टाइम आपको चाहिए। आप देखते हैं जब कभी कभी आपको चोट लग जाती है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें दर्द होने लगती है, तो वो चाहता है कि उसको कुछ किया जाए। हर चीजें उसी को चाहिए। अगर वो व्यवस्थित है तो आप व्यवस्थित हो, अगर वो जीवित है तो आप जीवित हो, क्योंकि मैंने बताया आप जो बने हुए हो ठीक वैसे ही बने हुए हो जैसे बिल्डिंग है। बिल्डिंग अगर देखी जाए तो बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो ईंट है। ईंट ईंट जोड़ करके वो बिल्डिंग पूरी बन गई, है ना? और आप एक कोशिका कोशिका जुड़ करके आप पूरे बॉडी बना दी। बस बिल्डिंग और बॉडी में अंतर एक ही है कि वो जो बॉडी है, बॉडी के जो कोशिकाएं हैं वो सजीव हैं, लेकिन बिल्डिंग की जो कोशिकाएं यानी ईंट हैं वो निर्जीव। अगर एक तल आपने बनाया, एक फ्लोर ही बनाया है तो वो सदियों तक एक फ्लोर ही बना रहेगा। लेकिन आप अगर 1 फीट के हैं तो आप धीरे धीरे 6 फीट के भी हो जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आप। क्लियर? तो यही बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है कि सजीवों के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं बेटा वास्तव में वो किसके द्वारा किया गया कार्य है? वो सेल के द्वारा। आप सोचो अगर आपकी सेल मान लीजिए सारी मर जाएगी तो क्या आप जीवित रहेंगे या कोई भी जीवित रहेगा? नेवर। है ना? हाँ, तो यानी ये ध्यान में रखिएगा। तो यानी बस यही चीज तो समझाना है। अब देखिए, कोशिका 2 प्रकार की है। कौन-कौन सी? एक यूकैरियोटिक कोशिका है और दूसरी क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो आपने देखा कि कोशिका ही सब कुछ है बेटा। तो कोशिका क्या है? मैंने आपको समझा दिया कि कोशिका में क्या-क्या है। आपने ये सब सम पढ़ लिए। ठीक है? अब कोशिका 2 प्रकार की। एक को बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो अभी जो हमने यहाँ पर जो कोशिका पढ़ी है बेटा, ये जितनी भी पढ़ी आप यहाँ पर देखिए, आप ये देख रहे हैं अंदर इसके क्या विकसित कोशिकांग हैं। यानी ऐसी कोशिका जिसमें सभी लगभग सभी विकसित कोशिकांग उपस्थित होते हैं, उनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। यू मतलब एडवांस। लेकिन प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पर आए तो प्रोकैरियोटिक का मतलब बेटा इसमें कुछ भी नहीं है। ये सीधे बस ये कोशिका है, अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ये कोशिका झिल्ली बाहर से घिरी हुई है, अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। यानी ये सिंपल सी क्या है, ये आपकी आप देख रहे हैं ये जो बना हुआ है ये है प्रोकैरियोटिक। यानी ऐसी कोशिका जिसमें किसी भी प्रकार के कोशिकांग का विकास नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। हाँ, हाँ, बिल्कुल ये बचपन में ही तो पढ़े हो, बचपन में तो सब कुछ पढ़े हो बेटा। और क्या? बचपन में ही तो पढ़ा जाता है। और अब जो पढ़ रहे हो ना, जो यूपीएससी की तैयारी करो बेटा, यूपीएससी की तैयारी लो, कोई आगे वाली चीज नहीं पढ़नी होती। वही जो नहीं पढ़े हो, मतलब जो पढ़े हो लेकिन फिर भी नहीं पढ़े हो, वही पढ़ाया जाता है, कोई अलग चीज नहीं होती, है ना? इसलिए वही चीज तो हम पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? कोई नई चीज पढ़ेंगे क्या?
हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। सुशील जी बहुत सही कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक में सभी कोशिकांग जो है मिलकर कोशिका में होने वाली निर्माणकारी प्रक्रिया। हाँ, बिल्कुल वही तो मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सही कह रहे हो आप, है ना? हाँ, न्यूक्लियर डेवलपमेंट भाई देखो एक चीज़ हो, आप समझिएगा कैरियन प्रोकैरियोटिक में ये देखिए बेटा, ये लिखा है ना कैरियन। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, केंद्रक। तो यू का मतलब होता है विकसित यानी एडवांस, और प्रो का मतलब होता है बेटा पहले, यानी अभी कैरियन विकसित नहीं हुआ, यानी इसमें कोई केंद्रक भी नहीं, कुछ भी नहीं है, एक भी कोशिकांग नहीं है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, मैंने वही बताया कि ऐसी कोशिका जिसमें किसी भी प्रकार के कोशिकांग नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। और जिसमें सभी कोशिकांग लगभग विकसित होते हैं वो क्या होते हैं? हाँ, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। इतनी बात समझिएगा। और जितने भी बैक्टीरिया हैं, ओनली बैक्टीरिया, याद रखिएगा, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के होते हैं। क्या क्या होते हैं? बैक्टीरिया जितने भी हैं। और याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हमेशा सिंगल होती हैं, यानी यूनी ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। वो कभी भी डबल या मल्टी सेलुलर नहीं होती, याद रखना। हमेशा सेल मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, और सॉरी प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं? एक होती हैं, एक कोशीय होती हैं, बहुकोषीय नहीं होती। इतनी बात को आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर? हमेशा ये सिंगुलर होंगी। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक बेटा यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी। जैसे यूनिसेलुलर की बात करें तो जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है ना? ये सारे के सारे क्या होते हैं? वो सब यूकैरियोटिक हैं, एक कोषीय। लेकिन प्रोकैरियोट में मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? बैक्टीरिया होगा, और सारे बैक्टीरिया जो हैं वो क्या होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। सॉरी प्रोकैरियोटिक होंगे। सारे के सारे बैक्टीरिया क्या होंगे बेटा? प्रोकैरियोटिक होंगे। इतनी बात क्लियर हो रही ना? आप समझिएगा। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर समझ में आ गया। जैसे अब मैं बताऊं कि अगर प्लांट और एनिमल किसके बने हैं, तो आप बोलेंगे सर ये सारे के सारे किससे बने हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए, है ना? बात क्लियर हो रही है ना? इतनी बात। तो बस यही चीजें हम बताना चाहते हैं और कुछ नहीं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक तो यानी अंतर एकदम मैं देखता हूं ना कि आजकल अभी ज्यादातर लोग बोलते हैं सर यूकैरियोटिक मतलब एनिमल सेल और प्रोकैरियोटिक मतलब प्लांट सेल। नहीं बेटा, ये बिल्कुल गलत। सिर्फ बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक मतलब कोई अंदर में कोई कोशिकांग नहीं है। भाई मैंने कहा ये सबसे पहले आते, जैसे सपोज कीजिए बेटा, सबसे पहले जब आदमी आया था, जब अपना घर बनाया था, तो घर एकदम सिंपल बना होगा, एक झोपड़ी की तरह बनाया होगा, और उसी में अपना एक तरफ नहाता होगा, एक तरफ खाता खाना बनाता होगा, एक तरफ सोता होगा, वही सारी चीजें। लेकिन आज जब हुआ, चीजें वही कर रहा है, वो नहा भी रहा है, खाना भी बना रहा है, सो भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन अब क्या हो गया है? अब एडवांस हो गया कि घर में ही क्या है? बेडरूम अलग है, किचन अलग है, वॉशरूम अलग है ना, ड्राइंग रूम अलग है। तो यानी कहने का मतलब अब डेवलप्ड हो गए। इसी तरह से यूकैरियोटिक में वही काम हो रहा है, सब कुछ जो इसमें हो रहा है, लेकिन जो चीजें हैं वो क्या हो गई? डेवलप्ड हो गई। हर काम अपना अलग अलग लोग कर रहे हैं, एक ही नहीं करें। सब लोग क्या करें? अपना अलग अलग करें। हाँ बिल्कुल सही करे बेटा जी मार, ठीक है ना? कल वाली क्लास में तो मैंने वायरस में थोड़ा नहीं बेटा, बहुत ढेर सारा बताया था। समझ रहे हैं ना? संतोष चौहान जी, आई एम संतोष चौहान। बेटा संतोष जी, आप कल वाली क्लास में जा करके देख लीजिएगा, वायरस का मैंने खूब बढ़िया समझाया है, उसमें दिखाया भी है, शायद आप लोग जो देखे होंगे वो जानते होंगे। क्लियर हो रही बात? यानी कहने का मतलब पूरी तरह से आप अच्छी तरह से पूरी बात को समझ गए। ठीक है? हाँ, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीजें हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अच्छी तरह समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। बढ़ना क्या है यहां पर? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के बारे में हमने क्या बताया? सॉरी। कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें किसी भी प्रकार के कोशिकांग विकसित नहीं होते। कोशिकांग मतलब क्या होता है? जो सेल ऑर्गेनेल्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो वास्तव में सेल ऑर्गेनेल, यानी कोशिकांग का मतलब होता है कि जो उसके अंदर पाई जाने वाली जो छोटी-छोटी संरचना, कोशिका के अंदर, कोशिका का अंग, तो कोशिकांग है। वही जो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, केंद्रक, ये ही सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? उसके कोशिकांग है। ये कुछ भी नहीं रहता। प्रोकैरियोटिक मैंने क्या बताया कि वो ऐसे एकदम सीधे होता है, बस जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ पर उसका डीएनए, आरएनए होता है, बस, और कुछ नहीं होता इसमें। और चारों तरफ से ये कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, कोशिका भित्ति से घिरा होता है, और अंदर की तरफ क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। अभी मैं दिखाऊंगा, आप घबराओ नहीं, सारा का सारा ऐसे ही होता है। वहीं पर प्रोकैरियोटिक कोशिका, मैंने कहा सदैव, याद रखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने यहां लिखी कि सदैव एक कोशीय रूप में होता है, एवरी टाइम।
एक कोशीय अवस्था में ही रहता है ना? बात क्लियर? यूनिसेल्युलर में ही पाई जाती है, जैसे सभी जीवाणु कोशिकाएं। सभी जीवाणु कोशिकाएं जो होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, ये हमेशा एक कोशीय होता है बेटा। हाँ, हो सकता है कि आपने देखा कि ग्रुप में सर कहते हैं दो दो होगा, तो दो हुआ तो वो आपस में फैमिली बनाया है। कई हो सकते हैं, ये कई आपस में जोड़ सकते हैं कई, लेकिन एक कोशिका जो होती बैक्टीरिया हमेशा एक कोशिका की होती है, यानी प्रोकैरियोटिक हमेशा एक ही कोशिका की होती है। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, इसको भूलने वाली बात नहीं है। तो यहां पर यह देखें आपके सामने बैक्टीरिया है, मैं इसी को दिखा देता हूं। ये देखो, ये एक कोश की है, ठीक है ना? ये देखिए इसके अंदर और कोई भी, अभी हम अंदर से अगर देखेंगे तो इसके अंदर ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। ये पूरा का पूरा एक शेल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें और कोई नहीं। देख लो चारों तरफ से, आपको घुमा के मैंने दिखा दिया, ये सेल है। और इसके अंदर अगर हम चल के देखें तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल दिखेंगे और कुछ भी नहीं दिखेगा। ये इसमें और कुछ है ही नहीं। ये देखिए सिर्फ जेनेटिक मटेरियल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये डीएनए जिसको आप बोल रहे हो, डीएनए है ना, यही है और कुछ भी। और अंदर ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा, और कुछ भी नहीं है, ये सेल है। तो ये ऐसी होती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। याद रखिएगा, एकदम ध्यान से समझ में आइएगा। क्लियर? तो इस तरीके का ये पूरी की पूरी कौन भरी हुई, क्लियर? तो ये है आपका यू प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसा है। हम अब बात करें अगर यूकैरियोटिक सेल की बेटा, तो यूकैरियोटिक क्या है? हाँ, बिल्कुल होगा बेटा, सेल मेम्ब्रेन तो सब में होगा, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो बेटा, सेल मेम्ब्रेन सब में होगा, याद रखना बेटा। प्रियंका बेटा सब में सेल मेम्ब्रेन तो सब में होगा, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे जो हो, समझ पा रहे हो ना, तो सब में होगा। अब देखिए, तो यूकैरियोटिक सेल जो है, आपने देखा कि यूकैरियोटिक सेल में सभी प्रकार के कोशिकांग क्या होते हैं, विकसित होते हैं। जैसे गोल्गी केंद्रक है, गोल्गी काय है, अंतःप्रदपी जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी के सभी जो है वो क्या होते हैं, इसमें विकसित होते हैं। एवरी, है ना, सब के सब विकसित होते हैं। दूसरी चीज, यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशीय अवस्था में, याद रखिएगा किसमें, एक कोशीय अवस्था में भी हो सकती हैं। जैसे आपके अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये कुछ ढेर सारे ऐसे हैं जो कि क्या है, वो एक कोशीय अवस्था में, लेकिन है क्या, यूकैरियोटिक। मतलब ये एक ही कोशिका है, इनमें सारा का सारा चीज क्या होगा, डेवलप्ड होगा। कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि वो डेवलप ना हो। दूसरी बात करें, तथा बहुकोशीय अवस्था में भी होते हैं। यानी ये बहुकोशीय अवस्था, जैसे जंतु और पादप, यानी जो आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं जंतु और पादप, वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुकोशीय होते हैं, एक कोशीय नहीं बल्कि बहुकोशीय होते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्लियर हो रही बात? हाँ, बिल्कुल वही है। सारा का सारा वही, और कुछ है ही नहीं। जितना भी मैंने बताया वही सब कुछ पढ़ोगे। पूरी की पूरी जो आप सेल में पढ़ोगे वही पढ़ोगे बेटा, और कुछ है ही नहीं है इसमें। आप देखिए आगे। तो ये अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर लें तो देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में कौन-कौन से कोशिकांग होते हैं, और उन्हीं के बारे में थोड़ा-थोड़ा हमको पढ़ना भी होगा। ये देखिए, जैसे ये प्लांट है, तो प्लांट जो है मैंने क्या बताया, यूकैरियो पत्ती, पत्ती के बीच को हमने ऐसे डिसेक्शन किया। ये देखिए, ये सेल की खूब ढेर सारी दिखाई दे रही है आप संरचना। ये देखिए, ये छोटा-सा कई सेल है, तो कई सेल में मैंने एक सेल को यहाँ पर बाहर निकाला। ये देखिए, ये कोशिका, ठीक है, ये प्लांट कोशिका है, आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। आप देखिए ये सब चीज इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, एवरीथिंग। आप यहाँ देखिए, ये क्या है, ये आपको क्या दिखा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रहा है, ये चारों तरफ से ये जो पाइप जैसी संरचनाएं आप दिखाई दे रही, ये क्या है, ये गोल्गी बॉडीज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर गोल्गी बॉडीज कट गया है, कटने पर ऐसे दिखेगा बीच से कटा है। यहाँ पर ये देखिए, ये है आपका क्या, कोशिका में पाई जाने वाली क्या बोलते हैं, रसधानी या वैक्यूल्स, देख रहे हैं। और ये क्या है, ये नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट है, आप देख लीजिए, ये क्लोरोप्लास्ट है। ढेर सारे जो हरे हरे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए, और वो माइटोकॉन्ड्रिया था बेटा, आपने देखा भी। तो इस तरीके से, और ये देखिए, ये उसी पर ये राइबोसोम जो नीले-नीले धंसे दिखाई दे रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ये राइबोसोम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी है, ये ढेर सारी पाई जाती है। एक कोशिका में जो एक ही नहीं पाई जाएगी बेटा, बहुत ढेर सारी पाई जाती है, आप देख सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपरेटस। इसमें देखिए 2 सेल दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रीन कलर का बाहर दिख रहा है, ये क्या है, सेल वॉल है, और अंदर एक जो व्हाइट कलर की आपकी हल्की-हल्की दिखाई दे रही बाहर, ये क्या है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से आप अब सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये पूरा का पूरा जो आप दिखाई दे रहे हैं, जो केंद्र के चारों तरफ है, यही है। और इस पर जो ये नीले-नीले रंग के जो ये चिपके हैं, यही है राइबोसोम, आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ओवरऑल मैंने इसको चारों तरफ से आपको घुमा के इसीलिए दिखाया ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें कि हर तरफ ये किस तरह से दिखाई देता है बेटा। ये देख लीजिए आप चारों तरफ, तो यानी केंद्र के चारों तरफ जो ये उसको घेर के जो ये प्लेट जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही, ये वास्तव में ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखिए, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस है। यहां से क्या बनता है,
यहीं से ये छोटी सी जगह है जो ये केंद्रक के चारों तरफ, यहाँ पर तो सारा जेनेटिक मटेरियल भरा होगा। ये न्यूक्लियोलस है जहां से राइबोसोम का निर्माण होता है। ये जो राइबोसोम नीला नीला जो दिखाई दे रहा है बेटा, वो यहीं से बना हुआ है, यहीं से बन के बाहर आता है और यहाँ पर इसको काम मिल जाता है और प्रोटीन बनाने का काम इसको मिल जाता है, आराम से ये नौकरी पेशा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं स्किल्ड वर्कर को चाहिए और अनपढ़ गंवारों को यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। पता चला कि आकर के सारा के सारा प्रोटीन उल्टा पुल्टा बना दिए, डोले के बजाय गोले निकालने लगे। तो ये तो था आपका प्लांट। एनिमल की बात करें तो एनिमल के अगर हम लीवर में पहुंचते हैं, ध्यान दीजिए, तो एनिमल का लीवर तो एक अंग है, इसको अंदर से हम जाते हैं, देखते हैं तो आपके देखिए ये सारे टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखो, ये एक सेल आपको दिखाई दिया, ये एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में भी बहुत सारी चीजें हैं, बस क्लोरोप्लास्ट अगर हटा दिया जाए तो लगभग लगभग सारी चीजें आपको दिखाई दे रही। इसमें हरे रंग का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको रस्सी जैसी दिखाई दे रहा है बेटा, ये है साइटोस्केलेटन या कोशिका कंकाल, जो कोशिका को एक फिक्स स्ट्रक्चर देती है ना। ये जो रस्सी जैसी आप धागे जैसी दिखाई दे रही ना, ये, हाँ, और इसी का उपयोग जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका विभाजित होने वाला होता है, तो उस समय ये इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए, ये सारा का सारा आपको मैं अभी सब एक एक को अलग अलग करके दिखाता हूं, एक एक जितने भी ऑर्गेनल हैं अभी मैं सबको एक साथ दिखा दे रहा हूं, तो ताकि आप समझ जाए। ये देखिए, ये सारा का सारा क्या है, पूरा का पूरा आप देख रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रहा है। इस पर भी देखो, यहां पर भी क्या है, ये जो रफ टाइप के लग रहे हैं, खुरदरे लग रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जहां पर ये इस वाले पर देखो, इस पर कोई नहीं, ये जो पाइप जैसे आपको खुली पाइप जैसे दिख रहे हैं, इस पर कोई राइबोसोम नहीं, इसको बोलेंगे स्मूथ। ये देखिए, ये माइटोकांड्रिया आपको यहां पर दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या है, ये माइटोकांड्रिया है। ये क्या है, ये गोल्गी बॉडीज है। ठीक है, और वो जो पॉइंट जैसे थे वो सारे लाइसोसोम आप देख लीजिए, यहां पर दोनों दिखाई दे रहे हैं। बस इसमें यही है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट है और इसमें ये क्या बोलते हैं, ये है। इसमें देखिए, ये कोशिका झिल्ली सिर्फ है, इसमें डबल लेयर आपको दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, एक व्हाइट कलर की दिखाई दी, इसमें सिर्फ वही व्हाइट कलर वाली भी है। तो यानी इस तरीके से हमने दोनों को एक साथ में कंपेयर भी कर दिया, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा। तो सारा का सारा आप यहाँ पर देख ले पा रहे होंगे। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको एक एक चीजें इसमें से दिखा दे, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? मेरे ख्याल से बातें आप समझ पा रहे होंगे। तो ये मैंने एक एक, ये एनिमल सेल है, इसीलिए देखिए ऊपर लिखा है एनिमल सेल, है ना। माइटोकांड्रिया, साइटोप्लाज्म, सारी की सारी सब चीजें इसी। हम न्यूक्लियस की बात करें, अगर केंद्रक की बात करें, तो केंद्रक आपके चारों तरफ, ये देखिए, केंद्रक में चीजों को आवागमन होने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको न्यूक्लियर पोर, और जो इसको ढके होता है उसको हम क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं कि कहाँ पर डीएनए आपका कहाँ रहता है। ये देखिए, ये डीएनए अंदर रखा हुआ है बेटा, ये देख रहे हैं ना, ये डीएनए। आप देखिए ये ध्यान से, तो ये सारा का सारा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये डीएनए दिखाई दे रहा है। ये डीएनए लिपटा हुआ था तो क्रोमोसोम बन गया था। ये देखिए, ये डीएनए, तो ये डीएनए था, वो सारा का सारा उसी में लिपटा हुआ था। ठीक है, तो आपने देखा कि केंद्रक में ही क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्लियर? अब ये केंद्रक को जो चारों तरफ से घेरे रहती है, ये झिल्ली वही है, केंद्रक झिल्ली ऐसे ही बेटा। ये जो है यही यही बनी है, देखिए ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है ना, ये फास्फोलिपिड की है, और ये प्रोटीन है। तो इसीलिए बोलते हैं प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी है। ये देखो, बीच बीच में प्रोटीन है और फास्फोलिपिड। ये देखो, ये क्या है, ये केंद्रक इसमें सटा लिया गया, और केंद्रक के चारों तरफ देखो, ऐसा लग रहा है ना जैसे इसी के बीच में जो है ये उसका एनवेलप है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। यहाँ पर देखिए, जहां पर कुछ नहीं है, ये देखिए इसको स्मूथ बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई आप देखिए कोई राइबोसोम नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो राइबोसोम लगा हुआ है। तो राइबोसोम जहां पर लगा हुआ होगा बेटा, उसको हम बोलेंगे रफ। ये देखो, ये प्लेट जैसी संरचना देखो, ये सारी चीजें बन बन कर बेटा एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही, ये जो टूट टूट के आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये। तो इस तरह से ये मैनेजमेंट करता है पूरा का पूरा, ऐसी प्लेट जैसी संरचना होती। अब ये क्या है, अब ये देखिए, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। इसमें देखिए आपके अंदर ये आपके अंदर नहीं, मतलब कुछ इसके अंदर, तो ये ग्रेनम है, ये जो आपको सिक्के के ढेर जैसी दिखाई दे रहा है, ग्रेनम। यही क्या करता है, यही सूर्य ऊर्जा के इकट्ठा करता है, और यहाँ पर पूरा मटेरियल भरा हुआ है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा, वहां पर सारा का सारा फोटोसिंथेसिस की फाइनल होती है। ये है आपका माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया भी 2 लेयर की बनी हुई है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बाहर वाला ये, और अंदर बाहर वाला ये मुड़ा मुड़ा हुआ है। ये देखिए उंगली की जैसी संरचना है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जा रहे हैं। यही वास्तव में, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा, ये क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और वास्तव में यही सारा का सारा जो है एटीपी का निर्माण होता है, इसी वाले पार्ट पे होता है। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इज दैट क्लियर? है ना? तो ये कहने का मतलब, ये बातें आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में दोनों कोशिकाओं में 3 संरचनाएं उभयनिष्ठ होती हैं। याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, 3 संरचनाएं जो होती हैं उसमें क्या होती है, कॉमन होती हैं, उभयनिष्ठ होती हैं। ठीक है ना, क्या होती हैं, कॉमन या उभयनिष्ठ होती हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहां पर देखिए 3 कौन कौन सी है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और अनुवांशिक मटेरियल, यानी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। यानी भाई जो उसके चारों तरफ है, ये भी भाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, है ना।
और इसके अंदर भी लिक्विड भरा होगा जिसको कोशिका द्रव बोलते हैं, इसमें भी भरा होगा। इसमें भी जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन ये केंद्रक के अंदर होगा और इसका उस कोशिका द्रव में ही ऐसे पूरा का पूरा घूमता हुआ होगा, है ना? तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि ये 3 चीज तो कॉमन है। बाकी यहां पर आप देखेंगे, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पर इसमें कुछ नहीं है बेटा। तो 3 चीज कॉमन है, ये ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये तीनों की तीनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना? मेरे ख्याल से बेटा देखिए, जो समझने वाला होगा बेटा, इससे ज्यादा क्या दिखे हम आपको? एक-एक बातें अब अंदर घुसा दी, अब क्या करें हम? हैं? भाई समझ पा रहे हैं ना? एक-एक चीजों को आप अगर इतने पर भी बेटा नहीं समझ रहे हैं ना, तो चुल्लू भर ऐसे पानी ले लो, उसमें नाक रगड़ो और बंद कर दो। समझ में आया? क्योंकि वो आपके बस की बात फिर नहीं, अगर इतने पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। हालाँकि इसमें सब समझ रहे हैं, और की बात कर रहा हूँ, अगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना समझ पा रहे हो, तो ठीक है ना? तो बेटा वो आपके बस की यूपीएससी नहीं है और उसको तैयारी ना करो, यही ज़्यादा बेहतर है। अगर इतने पे आपको समझ में आ गया, तो बेटा आप बिल्कुल कंटिन्यू रहिए और आपको हर चीज़ें समझ में आएँगी। ठीक है ना? अब देखिए, जंतु और पादप कोशिकाओं की अगर बात करें, तो दोनों के बीच ये बात तो हमने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जंतु कोशिका आपने देख लिया कि जंतु का भी देखा, पादप का भी देखा। उसमें आपने देखा कि एक स्पेशल चीज आपको मिली पादप में, कोशिका भित्ति, है ना? हम्म। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो कोशिका भित्ति है, आपने देख लिया कि कोशिका भित्ति वास्तव में क्या रही। जो मोटी सी दीवार थी वो चारों तरफ से सिर्फ प्लांट में, वो थी कोशिका भित्ति, ठीक है ना? आपने देखा भी सारा का सारा, मैंने आपको सारा चीज दिखा भी दिया, ध्यान से आपने देख भी लिया होगा। क्लियर? आगे हम बढ़े। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों में अंतर क्या होता, क्या क्या चीजें इसमें कॉमन है, ये देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये कोशिका है कोई, कोशिका में ये देखिए, ये कौन कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि इसके अंतर्गत पूरा का पूरा क्या है? यूकैरियोटिक, मतलब कोई कोशिकांग इसके दिखाई दे रहे हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन इसमें है। और सेल मेम्ब्रेन कोशिका के अंदर एक लिक्विड जैसा भरा होता है, जिसमें सारे के सारे कोशिकांग आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साथ ही इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको जैसे डीएनए आ रहे हैं, तो यहाँ पर डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है। ये तीन चीजें जो है, मैंने आपको बताया, ये तीन चीजें जो है वो दोनों में कॉमन होंगी, ठीक है ना? दोनों में कॉमन होंगी। हाँ, तो यहां पर आप देखिए, यानी कहने का मतलब, अब आप देखिए, दोनों यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक आपको दिखाई दे रही है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको ये दिखाई दे रही है, इसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखा रहा है? बाहर से ये झिल्ली दिखाई दे रही है, अंदर कोशिका द्रव होगा, और ये जो खुला हुआ आपको दिखाई दे रहा है जेनेटिक मटेरियल, ये घूमता है पूरा का पूरा। आप देखिए, क्योंकि इसको बांधने के लिए कोई है नहीं, देख रहे हैं ना ये कैसे लहर मार रहा है, तो ये सारा का सारा यहीं पर होगा, ठीक है ना? हाँ, यानी कुल मिला जुला करके आप बातों को बहुत अच्छी तरह से आप, यानी ओवरऑल अगर बात करें, तो आपने देख लिया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, ठीक है? बस यही समझाना था बेटा। ये देखो, इसमें कुछ नहीं है, उसमें सब कुछ था, बस और कुछ है ही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कोशिका की पढ़ाई से पहले हम लोग पढ़ लें पहले कोशिका सिद्धांत, कि कोशिका थ्योरी है क्या, है ना? या सेल डॉक्ट्रिन की भी बात करें, तो कोशिका सिद्धांत वास्तव में क्या है? तो इसको स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कब? 1839 में। इन्होंने कहा क्या, ये बात को थोड़ा सा समझना है। ये दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है। कहते हैं कि सभी जीव कोशिकाएं, सभी जीव जो हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, कोशिकाओं नहीं, ईंटों के बने हैं। हाँ, तो कोशिकाओं के ही बने हैं। सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं। और कोशिकाएं ही जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, और वो कहा कि बेटा जो बना हुआ है वही है आपका सब कुछ, आप उसी से निर्मित हुए, उससे संरचना आपकी बनी है, और उसी के लिए आप सब कुछ काम भी कर रहे हो, ये भी ध्यान रखना। यानी हाँ बेटा, ये एनसीईआरटी तो है, और क्या मैं बाहर से कोई पढ़ा रहा हूं क्या? बोलो। हाँ, ये कि हमारा सब मिक्स है बेटा, पूरी एनसीईआरटी। जब मुझे लगता है कि 8वीं 7वीं 9वीं 8वीं, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि सर हमने पहले पढ़ रखी है, तो बेटा आप ये बताओ, 12वीं तक तो इसमें आप क्या बोलते हो कि भाई जीएस तो 12वीं तक ही आएगा ना, तो 12वीं तो मेरे ख्याल से सभी लोग पास होंगे, तो वहां तो पढ़े ही होंगे, तो उसमें और कुछ पढ़ाना ही नहीं है, वही तो पढ़ना है। सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे मजे की बात यही है कि जो पढ़े वही पढ़ना है, ठीक है? अभी तो बेटा सिंपल सिंपल चीजें हैं ये, और क्या। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या कहा था, ये दोनों भाई दोनों मिल करके जो है वो बोले कि सभी जीव जो है कोशिकाओं के बने होते हैं, और कोशिकाएं हमारे जीवन की जो है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई हैं। अगर आपका जीवन है तो यही संरचना करेंगे, यही जीवित है, तभी आप जीवित हैं। हाँ, इसके बाद जो है कुछ वर्षों बाद जो है एक आए रुडोल्फ विर्चो साहब।
रुडोल्फ विर्चो साहब ने उसमें एक बात और जोड़ दी। और क्या जोड़ दी? कहा कि ये आपने बता तो दिया, लेकिन ये आए कहां से? जीव तो बन तो गए, आपने बता दिया बनने के बाद, लेकिन ये कहां से आए होंगे? तो इन्होंने एक सिद्धांत में कुछ एक बात और जोड़ी। इन्होंने कहा कि सभी जीवित कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होते हैं। यानी इनका अपनी जो भाषा थी वो बोलते थे ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब जो भी कोशिका आई है वो पहले से, यानी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उसी से बनी है, कोई अलग से नहीं बनी है, याद रखिएगा बेटा। क्लियर ना? ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये देखिए, वायरस इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। वायरस ऐसा नहीं, क्योंकि बेटा वो कोशिका में नहीं आते हैं, वो ए सेलुलर हैं, इसीलिए उसको इससे बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है ना? हाँ, तो यानी इस तरह से आप अच्छी तरह से मेरे ख्याल से कोश का सिद्धांत को समझ गए होंगे। इतनी बात आपको याद रखना चाहिए। सेल थियरी क्या है, कौन दिया था? स्लाइडेन स्वान और रुडोल्फ विर्चो, ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है ये थियरी, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। इन्होंने क्या कहा कि सभी यानी ऑल सेल्स, जो मतलब सभी ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल ओनली, एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये कौन बोला? स्लाइडेन और स्वान भाई साहब ने कहा। लेकिन इसके कुछ सालों बाद, है ना, कुछ सालों बाद और आए भाई साहब, तो इनको दिमाग में आया कि ये बात तो बताया ही नहीं कि वास्तव में ये सेल आए कहां से। तो इन्होंने कहा कि भैया अब सेल तो आए कब? कहें कि जो पहले से सेल थी उसी से ये पैदा हुए हैं, तब जाके संरचना हुई है। इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, अब हम आते हैं तो अब देखेंगे, ये ब्रह्मा नहीं है, ब्राह्म नहीं है, वाह है बेटा, वाह है। एक्सटर्नल एनवेलप की बात करें तो वाह, कोशिका जो होती है, आप देखते हैं कोशिका में, ये देखिए तीन चीजें, तीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। एक वाह्य आवरण होता है, वाह्य आवरण के अंतर्गत यानी कोशिका के बाहर दो होते हैं, एक को आप बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं और एक को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन, दोनों बात एक ही होता है। ठीक है, ये बोलते हैं। दूसरा, जब कोशिका द्रव्य में आएंगे तो वहां पर आपको ढेर सारे कोशिका क्या मिलेंगे? कोशिकांग मिलेंगे। जैसे क्या मिलेगा? जैसे माइटोकांड्रिया मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियस मिलेगा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, क्या मिलेगा? राइबोसोम मिलेगा, क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा, क्या मिलेगा? गोल्गी बॉडीज मिलेगी, और क्या मिलेगा आपको? लाइसोसोम मिलेगा। ऐसा ढेर सारी चीजें मिलेंगी, है ना। और प्लांट होगा तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा, है ना, वैक्यूल भी मिलेगा। ये कोशिकांग हम पढ़ेंगे जब कोशिका द्रव्य की बात करेंगे। इसके बाद केंद्रक, फिर केंद्रक में आते हैं। जब केंद्रक में आते हैं तो केंद्रक के अंदर भी एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। भाई केंद्रक के अंदर देखो, आपने देखा ये पूरा का पूरा केंद्रक से अलग कर दिया था, तो उसको हम बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। और इसी तरह से उसमें जो मटेरियल भरा हुआ है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरा का पूरा हमने इसको कोशिका को अलग अलग पार्ट में बांट दिया, और इसी को बारी बारी से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। इतनी बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से बातें सबको समझ में आ रही होंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां बात करें तो काफी छोटा छोटा लिख गया है क्या? दिख रहा है या नहीं? ओहो, ज्यादा छोटा हो गया ये। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, बातें स्पष्ट हो रही होंगी, है ना। चलो कोई बात नहीं, देख, अरे इतनी तो है, चलो कोई बात। कोशिका भित्ति, हम कोशिका भित्ति की बात करते हैं, है ना। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, यह पादपों का विशिष्ट लक्षण है। क्या? कोशिका भित्ति। यह निर्जीव होती है, नॉन लिविंग होती है, और ये क्या होती है? पूर्ण पारगम, टोटल परमिएबल है। यानी इससे कोई भी आए जाए, नॉन लिविंग भी है, कोई भी आए जाए कोई समस्या है नहीं। ठीक है, ये तो टोटल परमिएबल है ना। दूसरा, ये मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर ये नहीं दिख रहा, ये शायद गलती से ये छोटा हो गया मेरे ख्याल से। अब रासायनिक संरचना इसकी देखिए, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि ये जो होती है ये बनी होती है सेलुलोज की, और मैंने सेलुलोज को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि सेलुलोज कुछ नहीं बल्कि ये क्या है? ग्लूकोज का क्या है बेटा? ये पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर? ये लीनियर पॉलीमर है। जब मैं लगभग 1500 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो वही संरचना क्या कहलाने लगती है? सेलुलोज कहलाने लगती है। ठीक है ना। मेरे ख्याल से बात अब समझ पा रहे होंगे। तो ये जैसे लकड़ी, कागज, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा जो है ये सेलुलोज, और ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। मैंने वैसे भी एक बेटा, अगर आप टॉपिक देखेंगे कि न्यूट्रिशन, तो उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा अगर जो नहीं देखा है। अगर जो देखा है तो कोई बात ही नहीं, वो तो समझ ही रहे होंगे, है ना। हाँ,
शैवाल, शैवाल भी जो होते हैं उनका भी जो कोशिका भित्ति होती है वो भी किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? वो भी सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन अगर हम कवक की बात करें, कवक, तो कवक की जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? वो काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये भी यही है, लेकिन इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पर एमिनो ग्रुप जुड़ा होता है। ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, लेकिन कहीं कहीं पर इसमें क्या होता है, एमिनो ग्रुप जुड़ा होता है। एमिनो ग्रुप जुड़ जाने से काइटिन बन जाता है। क्लियर? इसी तरह से जीवाणु जो होता है, जीवाणुओं का जो बना होता है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। यानी जीवाणु में भी कोशिका भित्ति है, शैवाल में भी कोशिका भित्ति है, कवक में भी कोशिका भित्ति है, और प्लांट में तो कोशिका भित्ति है ही। ये सब सारा का सारा आप जानते रहिएगा। किससे किससे बने हैं, इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा बेटा। बात क्लियर ना? इतनी एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी बातों में, यानी जो चीजें आप समझ रहे हो यानी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है? दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई चीज पाया जाता है एबंडेंट अमाउंट में, तो वो सबसे ज्यादा अगर कोई बायो मटेरियल पाया जाता है बेटा, तो वो सेल्यूलोज। बल्कि आप करिए बायोपॉलीमर, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बायोपॉलीमर है। दुनिया का सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला बायोपॉलीमर। क्लियर हो रही बात? ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को एक निश्चित आकार देती है, फिक्स स्ट्रक्चर। ये फिक्स नहीं बेटा, ये फिक्स स्ट्रक्चर देती है, एक निश्चित आकार देती है, और साथ ही ये पादपों को यांत्रिक बल देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, पावर। अब आप सोचो ना, जैसे आप इसी की वजह से आप देखिए प्लांट के आपके कोशिकाओं में, जैसे आप एनिमल हैं तो आपकी कोशिका में झिल्ली होती है, झिल्ली कहते हैं झिल्ली पतली, और वो भित्ति, भित्ति मतलब दीवार, वाल, वो मजबूत कठोर कंक्रीट की जैसे बनी होती है। तो भाई झिल्ली क्या होती है? हल्की होती है। इसीलिए आप देखिए, आप किसी भी पार्ट को आप क्या करते हैं, ये झिल्ली है, इसीलिए आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, आप इन चीजों को, ये दब रहा है ना, दब जा रहा है झिल्ली की वजह से। लेकिन अगर यहीं पर सेलुल मतलब सेल वॉल होती, तो जैसे प्लांट का कोई भी चीज क्या दबा सकते हैं क्या? नहीं दबता ना। क्यों? क्योंकि उसके हर एक कोशिका में क्या होता है, यस, ये उसको मैकेनिकल फोर्स देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और एक निश्चित आकार देता है। क्योंकि आपको पता है कि भाई आप हर मौसम में अपने आप को एडजस्ट कर लोगे। भाई प्लांट बेचारा तो वहीं खड़ा रहेगा ना, उसको बरसात भी झेलनी है, सर्दी भी झेलनी है, सब कुछ झेलना है। तो नेचर क्या इतना पगला समझ रखे हो क्या? नेचर ने क्या किया, उसको और बढ़िया चारा लगा दिया, कहा बेटा तुम घबराओ नहीं, तुम एक ही जगह रहोगे, लेकिन तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चाहे सर्दी होगी, चाहे गर्मी होगी, चाहे बरसात होगी, चाहे जो भी हो, हम ऐसा चीज लगा दे रहे हैं ना, ऐसा लेयर, ऐसी हम बल्कि भित्ति बना दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है? कोशिका भित्ति देख लिए किसकी बनी है? सेल्यूलोज की बनी है। इतनी बात क्लियर हो रही है ना? हाँ, आगे अब देखते हैं हम कोशिका झिल्ली की बात कर लें। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? कोशिका झिल्ली की। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? अब कोशिका देखिए, यह वास्तव में अगर देखा जाए तो कोशिका झिल्ली जो है, ये एनिमल सेल की बात करें, अगर एनिमल सेल यानी जंतु कोशिकाओं में, तो जंतु कोशिका की यह सबसे बाहरी परत बना रही। लेकिन अगर एनिमल कोशिका की बात करें, तो एनिमल कोशिका में कोशिका भित्ति के बाद, याद रखिएगा बेटा, कोशिका झिल्ली सब में पाई जाएगी। अब सब में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे जो हो, झिल्ली तो पाई ही जाएगी। उसके बाहर कोशिका भित्ति होती है, याद रखिएगा। झिल्ली है, उसके बाद क्या है? हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी यहां पर देखिए कोशिका झिल्ली क्या है, यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। मैंने ये बातें लिख दी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे जिसकी सेल हो, सब में पाई जाएगी। यह चयनात्मक पारगम्य होती है। देखिए, आप बाहर वाली कैसे थी? टोटल परमिएबल, भैया आओ जाओ खाला जी का घर। लेकिन यहां पर अब आपको क्लास में अगर घुसना है, तो बेटा आपको एडमिट कार्ड लगेगा। यानी आप कोचिंग में आ रहे हो, कितनी देर भी आओ जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्लास में जब घुसना होगा, तो आपको कम से कम आपको अपना आई कार्ड दिखाना ही पड़ेगा। बात क्लियर हो रही या नहीं हो रही? ठीक ना? और दूसरी बात, एक सजीव संरचना है, वो तो नॉन लिविंग थी, लेकिन ये लिविंग है, ये याद रखिएगा। आपने देखा कोशिका भित्ति जो है वो संरचना तो है, लेकिन वो नॉन लिविंग है, और ये कैसी है? लिविंग है। इस भाई जीवित है तभी तो सेलेक्ट कर दी भैया किसको जाना है किसको नहीं जाना है। जब मरी होती तो वो क्या कैसे करती? वो तो जो भी आए जाए, या तो किसी को जाने नहीं देती या सबको जाने दे रही। लेकिन ये क्या कर रही है? सेलेक्टिव परमिएबल, यानी ये बांध के रखिए बेटा किसको जाना है और किसको नहीं जाना है। ये सब डिपेंड करता है इसके ऊपर, है ना? चयनात्मक, बिल्कुल चयनात्मक या सिलेक्टिव परमिएबल, ये सजीव होती। और अब झिल्ली के प्रकार को अगर देख लें हम, तो झिल्ली का प्रकार जो है, यहां ध्यान दीजिए, है ना?
अभी हमने आपको दिखाया जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाया था तो वहां झिल्ली किसकी बनी थी, मैंने उसको भी आपको दिखाया। तो ये कोशिका झिल्ली, यहां पर ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो होती है वो अपने पारगम्यता के आधार पर बांधी झिल्लियां अलग अलग हैं। जैसे पारगम्यता, पूरी टोटल पारगम्य हो, कोई भी आए जाए, ऐसी भी हो सकती है झिल्ली। अपारगम्य यानी कोई ऐसी जो कोई भी नहीं आएगा भाई, बंद एकदम पूरी तरह से। अर्धपारगम्य यानी कुछ चीज तो जाएगा और कुछ चीज नहीं जाएगा, लिक्विड जैसी चीजें चली जाएंगी और फालतू चीजें नहीं आएंगी, सॉलिड जैसी चीजें। चयनात्मक पारगम, जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये क्या है, कोशिका जो आपके सेल में पाई जाती है, आपके सेल वाली बेटा, ये चयनात्मक पारगम में झिल्ली होती है, सिलेक्टिव परमीबल। किसको आने देना है और किसको जाने देना है, ये सारा का सारा इसके ऊपर है। अब ये बना किससे होता है भाई, ये है क्या, ये भी तो किसी न किसी मटेरियल का बना होगा भाई, जो भी संरचना है किसी न किसी मटेरियल की तो बनी होंगी, बिल्कुल। ये बना होता है फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन का। फास्फोलिपिड मैंने पढ़ा दिया है बेटा, आप न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में जा करके जरूर उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से हमने समझाया हुआ कि फास्फोलिपिड क्या होता है, और एक एक बातें अगर आप फास्फोलिपिड की समझ जाएंगे तो ये समझना बेहद आसान हो जाएगा ना। तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के ये क्या बने होते हैं, आपको अभी दिखाया मैंने कि इस तरह से बने होते हैं, ये प्रोटीन है, इस तरह से ये बना होता है। तो ये पूरी की पूरी क्या है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बातें आप लोगों को समझ में होगा। हाँ बेटा, बिल्कुल, लिपिड प्रोटीन, हाँ लिपिड हो, फास्फोलिपिड तो लिपिड ही है, तो और प्रोटीन की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लिपिड है और प्रोटीन है, ठीक है ना, इतनी बात आपको ठीक है। अगर देख लिए होंगे बेटा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेटा, प्रियंका जी आप डोंट वरी, क्वेश्चन ही कराने में तो सबसे ज्यादा मजा है, एक एक क्वेश्चन करेंगे, आप क्या घबरा रहे हैं, और यही नहीं, जहां भी आए हुए हैं सवाल सब करेंगे हम लोग, एक एक क्वेश्चन करेंगे, सब जितने भी आए हुए हैं हर एग्जाम को हम लोग यहीं पर क्रैक कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, अब वास्तव में कोशिकाओं के अंदर एक चीज और बता दें, हम ये झिल्ली पर इतना ज्यादा चर्चा करके हम क्यों बैठे हुए हैं, यहाँ पर क्या ऐसा है वास्तव में, ये आप देखिए ये झिल्ली वास्तव में है क्या। आपको पता है कि बेटा सारा चीज जो है झिल्लियों में अंदर आता और जाता है, यहां पर हम यहां पर बता देते हैं, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ये छोटा सा, ये देखिए आपकी कोशिका है, और आपकी कोशिका से गुजरने वाली ये पाइप है, इस पाइप का थोड़ा नाम बताएंगे हमको, ये पाइप कौन सी है जो कोशिका के पास से गुजर रही है बेटा, हमको कोई बताएगा, चलो देखते हैं कौन बता रहा है। हाँ, बोलो बेटा, क्या है ये, जो ये कोशिका के पास से एक पाइप गुजर रही है उसका क्या नाम है, क्या बोलते हैं हम उसको, बोलो, बोलो जल्दी से बताओ। ब्लड वेसल्स, यस वेरी गुड, ये रक्त नलिकाएं हैं। आप जो भी खाना पी, मैंने आपको क्या बताया, किसके लिए खाते हो, अपने लिए, ये अपनी कोशिकाओं के लिए, अपनी कोशिकाओं के लिए खाते हो, ये ध्यान रखिएगा, किसके लिए खाते हो, कोशिकाओं के लिए खाते हो, ये ध्यान रखिएगा, कोशिका के लिए खाते हो अच्छी तरह से। और कोशिका को खा तो लेते हो, तो कोशिका तक पहुंचाता कौन है, आपके अंदर पाई जाने वाली रक्त नलिकाएं। अब रक्त नलिकाओं में यहां से मैंने कहा कि ये जो झिल्ली है, ये सब थोड़ी चला जाएगा इसके अंदर, इसमें तो सारी चीजें नहीं जा पाएंगी ना, किसको जाना है किसको नहीं जाना है ये डिसाइड करता है, और किसके आधार पे आना जाना होता है ये समझिएगा। अगर कोई चीज गैसियस मटेरियल होती है तो गैसियस मटेरियल जो है वो डिफ्यूज हो जाती है डिफ्यूजन के द्वारा, और अगर कोई मटेरियल होता है ना, तो वो जाता है अपना ऑस्मोसिस के द्वारा। यानी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये दो प्रकार की क्रिया होती है, विसरण और परासरण। कोई भी चीज अंदर जाना होता है या बाहर आना होता है, वो दो प्रोसेस है, एक को बोलते हैं क्या, विसरण, और दूसरे को बोलते हैं क्या, परासरण। विसरण का मतलब कोई भी अगर जो घुल्य पदार्थ है, जो घुला हुआ पदार्थ है, अगर वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए, समझ में आया ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, हाँ बिल्कुल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे आप घर में अगर आप एक अगरबत्ती जला दीजिए तो सब जगह पूरी की पूरी धुआं और उसका सुगंध फैल जाता है, ये है बेटा विसरण। क्योंकि अगरबत्ती के पास सारा चीज, मतलब आप जो या आप धूप बत्ती जला रहे हैं तो धूप बत्ती के पास वो सारा मटेरियल इकट्ठा है, और ये हमेशा कहां जाना चाहता है, जहां पर कम है। तो विसरण का मतलब कि कम, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे डिफ्यूजन। हाँ बेटा, ज्यादातर बिल्कुल सही कह रहे हो, गैसियस गैसों में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है ना। और लिख परासरण और विसरण, हमने यहां पर दोनों को आपको समझाने की कोशिश किया है कि विसरण जो होता है वो क्या है,
यानी जब कोई विलेय मतलब जो कोई घुला हुआ है अपने अधिक सांद्र से निम्न सांद्र की ओर, मतलब अधिक सांद्रता से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर प्रवाहित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विसरण। जैसे मैंने आपको यहां बताया बेटा, धुएं के कणों का एक जगह आप जलाते हैं धुआं, तो पूरे के पूरे कमरे में क्या हो जाता है? फैल जाता है। ये क्या है? ये विसरण है ना? हम्म। हाँ बिल्कुल बेटा, पराशरण में भी। अब देखो पराशरण के लिए क्या चाहिए? परासरण अगर अगर सीधी सीधी बात किया जाए तो परासरण एकदम जो जल जल की मात्रा जिधर ज्यादा होती है उधर से कम की तरफ, यानी आप ये कह सकते हैं कि जल का अगर विसरण कहा जाए, ऐसे सब मतलब याद रखने के लिए अगर ये कहा जाए कि वास्तव में परासरण जो है वो जल का क्या है? डिफ्यूजन है। मतलब समझ पा रहे हैं ना? यानी देखिए जब जल अपने अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रवाहित होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? परासरण। ये ध्यान रखिएगा बेटा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही कहा। सेमी परमिएबल आपको ज़रूरी है बेटा, सेमी परमिएबल हो या सेलेक्टिव परमिएबल, उसमें आपको बहुत ज़रूरी। अब देखिए, परासरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। विसरण के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन परासरण के लिए क्या है? परासरण। ये देखिए, कहने का मतलब अगर यहां पर मान लीजिए कोई गाढ़ा विलयन है, गाढ़ा, और इस तरफ जो है थोड़ा-सा क्या है? हल्का या पतला आप कह लीजिए। ध्यान रखिए, एक तरफ गाढ़ा है यानी यहां पर गाढ़ा है और ये हल्का, पानी दोनों में है। लेकिन आप हमको बताइए कि पानी की मात्रा ज्यादा किस में है बेटा? हल्के वाले में ज्यादा है, हल्का कोई मतलब है उसमें, यानी जो तनु विलयन है उसमें है, या जो सांद्र विलयन है उसमें पानी की मात्रा किधर ज्यादा है? बोलो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये यानी सिंपल सी बात है, यहां पर क्या है? गाढ़ा, यहां पर पानी क्या है? कम है, और यहां पर ज्यादा है, तो पानी जो है इसको पार करके इधर निकल जाएगा, ये कहलाता है परासरण। जैसे आप देखते होंगे कि रात को चना आप भिगो देते हैं तो चने के अंदर क्या चला जाता है? पानी चला जाता है। इसको ही हम बोलते हैं क्या? परासरण। या ध्यान दीजिएगा, या हम अंगूर को गोढ़े, मतलब अंगूर को अगर गाढ़े घोल में, जैसे गाढ़े घोल में अगर रख दें किसी के, तो अंगूर जो है वो पिचक जाता है, किसमिस हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि सारा उसका भी परासरण के द्वारा, एक को अंतः परासरण बोलते हैं जो अंदर जाता है, और एक को वही परासरण बोलते हैं जो अंदर से बाहर आता है। बस इतना ही है, लेकिन परासरण के लिए आप समझ गए। हाँ, यानी ये सारी चीजों को आपको ध्यान, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यानी बात ये आप समझ गए, जल के विसरण को ही परासरण कहते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया कि जल अपनी अधिक मात्रा से, जैसे आप बोला जाए कि अगर सांद्र सॉल्यूशन है, और तो आपको सांद्र सॉल्यूशन से नहीं जाएगा पानी, पानी वहां से आएगा जहां पर कम है। क्लियर? हाँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, और इसी का उल्टा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आप बोलते हो हम ना आरओ का पानी पिए। आरओ, आरओ का मतलब क्या होता है भाई? आरओ का फुल फॉर्म क्या था ना? हम आरओ का पानी पीते हैं। आरओ मतलब क्या? बोलो। बोलो भाई। ऑस्मोसिस तो आपने समझ लिया कि सर पानी जो है वो ज्यादा, जहां पर पानी की सांद्रता जहां पर ज्यादा हो उधर से कम की तरफ जाए। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? हाँ, यस बिल्कुल सही बोला बेटा, आर ओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना? तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? मतलब ये गाढ़े वाले घोल से इधर आएगा। भाई बात तो यही है ना? हाँ बिल्कुल सही। क्योंकि भाई हम क्या करते हैं, दूषित पानी से, दूषित पानी से शुद्ध बनाते हैं, तो जो प्रदूषित पानी है तो उसमें जाहिर सी बात है उसकी सांद्रता कुछ ना कुछ तो ज्यादा होगी। अब प्रदूषित पानी से शुद्ध पानी की तरफ आएगा तो ऐसा तो कैसे होगा? इसलिए हमें उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा बेटा? बाह्य बल देना पड़ता है, उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। यस, क्योंकि नेचुरल तरीके से जो अकर मतलब नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से अगर कोई घटना घटती है वो रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं होती, वो कौन सी होती है? ऑस्मोसिस होती है। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है ना? हाँ, अब देखिए, तो आज परासरण और विसरण आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं। अगर हम आपको ये बताएं, अगर नदी की, एक सेकेंड हम बात करते हैं। अगर ये बताइए, अब आप हमको ये बताओ, अगर समुद्र की अगर मछलियों को ला करके अगर हम नदियों में डाल दें तो क्या होगा? समंदर की मछली को अगर हम नदी में डाल दें तो क्या होने वाला है? बोलो भाई।
जैसे मान लीजिए ये नदी है और ये समंदर है, इसकी मछली को हमने इसमें डाल दिया, ये क्या है, समंदर है और ये रिवर है। मछली यहां पर आएगी तो क्या हो जाएगी बेटा? हाँ बिल्कुल, बोलो। मर जाएगी। क्यों भाई? बोलो, क्या होगी, मर जाएगी या जीवित रहेगी? हाँ बिल्कुल। भाई देखो यहां पर पानी कैसा है, गाढ़ा है, तो इसके बॉडी का जो सारा स्ट्रक्चर बना होगा उसके अकॉर्डिंग बना होगा, है ना? यानी उसके बॉडी में ना तो फालतू पानी आएगा और ना फालतू पानी जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है वो आइसोटोनिक लगभग लगभग है। देखिए, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक आप जानते होंगे। आइसोटोनिक का मतलब हुआ कि दोनों तरफ का जो है, दोनों तरफ बराबर एक जैसी सांद्रता हो। हाइपरटोनिक का मतलब कहा, तो यानी जिस तरफ की एक तरफ की सांद्रता बढ़ जाती है और दूसरी तरफ जिधर कम होती है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। तो आप अगर देखा जाए तो समंदर का पानी इसके कंपैरिजन में क्या है, ये हाइपरटोनिक है, यानी अति सांद्र है। अगर नदी के कंपैरिजन में देखा जाए तो पानी जो है वो अति सांद्र है। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मछली आएगी, आएगी बिल्कुल आएगी। अब आएगी तो इसका सारा का सारा पानी जो है अंदर ही अंदर घुस जाएगा, क्योंकि बाहर वाला पानी तो हल्का है। और आपने कहा कि सर हल्के मतलब पानी की मात्रा जहां होती है वहां से वो जाए, क्योंकि मछली जो है ये खारे पानी की थी तो उसके अंदर भी क्या था, खारा वाला ही सारा मीडियम बना हुआ था, तो यानी अंदर उसकी सांद्रता ज्यादा है, बाहर से जाएगी और वो बेचारी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, फट जाएगी। इसलिए आप देखते हैं, आप जानते भी होंगे कि ऐसा नहीं है कि व्हेल अगर बाहर निकल जाए तो वो पानी में रहती तभी जीवित रहती है, बाहर निकलने पे क्या वो मर जाती है क्या? नहीं। क्या आपको पता है कि बाहर निकलने पर, जैसे मान लीजिए व्हेल अगर बाहर आ जाए तो क्या वो तुरंत मर जाएगी? बोलो भाई। हाँ, बोलो भाई। क्या मर जाएगी क्या? नहीं मरेगी। नहीं मरेगी, बिल्कुल सही कहा। क्यों नहीं मरेगी? क्योंकि बेटा वो उसमें भी सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं, वो लेगी। लेकिन फिर क्या होगा, अगर ज्यादा टाइम तक उसको रख दिया जाए तो क्या होगा बेटा? बोलो। अगर ज्यादा टाइम तक व्हेल को बाहर ही रख दिया जाए तो क्या वो जीवित रहेगी या मर जाएगी? कितना टाइम में? वो भी फट जाती है, याद रखना। और बहुत तेजी से भड़ाम करती है, क्योंकि आप जानते हो जैसे ही वो बाहर आती है, जो मॉइस्चर होती है, अब वैसे भी समंदर के किनारे तो मॉइस्चर भरी पड़ी है, तो बाहर जैसे ही मॉइस्चर उसके शरीर में तेजी से अंदर जाता है, वो फैलने लगती है, फैलने लगती है, और वो भी क्या हो जाती है, फट जाती है। हाँ बेटा, रंजीत जी इसी टाइम पे होती है मेरी क्लास, ठीक है, इसी टाइम पे चलती है क्लास। तो यानी मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि मर जाएगी सर। नहीं, बाकी मछलियों की तरह नहीं मरेगी संतोष जी, बाकी मछलियों की तरह नहीं बनेगी, मरेगी। क्योंकि बाकी मछलियों में तो गलफड़े होते हैं, इसमें तो फेफड़े होते हैं, वो सांस भी ले सकती है ना, इसलिए नहीं इतनी जल्दी मरेगी वो। ठीक है ना? बिल्कुल सही कहा। नहीं बेटा, हड्डियां नहीं टूटेंगी उसकी, क्योंकि आप जानते हो कि व्हेल में हड्डियां नहीं होती, अस्थियां नहीं बल्कि उपास्थियां होती हैं। नेचर को आप बड़ा हल्का समझते हो क्या? व्हेल में उपास्थियां होती हैं और उपास्थियां नहीं टूटा करती। आपके कान में देख रहे हैं, ये क्या कान आपका कभी टूटता है क्या? क्या नाक कभी आपका टूटता है क्या? नहीं ना। तो ये ऐसी चीजें होती हैं वहां, उसमें अस्थियां नहीं बल्कि उपास्थियां होती हैं। बात क्लियर हो रही है? हाँ वेरी गुड। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत सही। तो वही यानी कहने का मतलब, और अगर इसका इसमें डाल दिए तो ये किशमिश बन जाएगी। क्यों क्यों? क्योंकि भाई यहां वाली अगर कोई मछली है नदी वाली, इसमें डाल देंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगी, ये पूरी तरह से इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एक में पूरा पानी भर के फट जाएगी और दूसरा पानी अंदर से बाहर निकल आएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर ऑस्मोसिस होगी। जैसे अंगूर को, अगर हम, अंगूर है अगर गाढ़े द्रव में डाल दें तो आप देखेंगे अंगूर के अंदर का पानी बाहर निकल आएगा, वो पिचक जाएगा। लेकिन अगर वही किशमिश को, अगर किशमिश लें या वही जो जिसमें आपने पानी निकाला है पूरा का पूरा, उसी को अगर फिर से अगर आप कहां डाल दें, शहद में डाल दें, तो आप देखेंगे कि फिर से वो क्या हो जाएगा, फिर से वो मोटा हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो यही चीज है, वही ऑस्मोसिस है, और वही चीजें हमने यहाँ पर आपको समझाया। यहाँ पर देखिए, नदी की मछली को जब समुद्र में डाला जाता है, नदी वाली,
समुद्र में जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, यानी वो भी बिचक के किशमिश बन जाएगी, है ना। नदी की मछली के शरीर में जल स्वतंत्र, ठीक है ना, उसी तरह से सारा का सारा समंदर से बाहर आ जाएगा। वही मैंने समझाया कि जो नदी की मछली के शरीर में जो जल है वो स्वतंत्र अणुओं की मात्रा, जो जल की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है समुद्र वाले की अपेक्षा। तो जाहिर सी बात है, जो यानी कहने का मतलब जो मछली के अंदर है, जो नदी वाला जो उसमें जो पानी है, वो जो समंदर के पानी है उससे क्या है, वो हाइपोटोनिक है, और समंदर का पानी हाइपरटोनिक है। और आप जानते हैं कि पानी की मात्रा जहां ज्यादा होती है उधर से कम की तरफ जा रहा है, इसलिए उससे सारा का सारा पानी बाहर, और इसलिए वो बेचारी क्या, जैसे पानी में अगर किशमिश डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है ना। लेकिन शहद में डालने पर वो वापस क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। फिर से अगर शहद में डालेंगे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर पानी तो गया, लेकिन जब शहद आया तो शहद गाढ़ा हो गया अंदर से पानी से। तो पानी क्या होता है, पानी का तो प्रवृत्ति है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके वो अधिक मात्रा वाले से कम मात्रा की तरफ चला जाता, और सॉरी, हाँ, अधिक मात्रा उसमें है तो अधिक मात्रा से कम, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये अब देखिए, समुद्र की मछली को क्या, समुद्र की मछली को अगर नदी में डाल दिया जाए तो मैंने क्या बताया, मर जाएगी। मरेगी कैसे, मरेगी भाई, जब नदी की मछली को समंदर में रखा जाता है, नदी वाली, तो समंदर का जल जो है सांद्र वातावरण का निर्माण करता है, जिससे मछली के शरीर में परासरण के द्वारा जल बाहर आ जाता है, वो सिकुड़ के पिचक जाती है। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा कब होता है, यहां पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे, आगे बहुत ज्यादा, है ना, बताने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, इस प्लाज्मोलिसिस क्या होती है बेटा, प्लाज्मोलिसिस या प्लाज्मोलाइसिस, जो भी आप करें, ये ध्यान रखिए, प्लाज्मोलाइसिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार आपको कभी कभी समस्या डाल देता है। यहां देखिए, मैंने कहा आप तीन चीजों को आप जानिए, पहले हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक यानी अति सांद्र, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। यहां आप दो सोल्यूशन लीजिए, अगर दोनों की सांद्रता, मतलब मान लीजिए आप पानी ले रहे हैं और उसमें चीनी डाल रहे हैं, मान लीजिए इसमें आपने पानी जो क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक कहलाएंगे, ठीक। इनके बीच में अगर कोई झिल्ली लगा दी जाए किसी भी तरीके से, यहां पर मान लीजिए पाइप लगा के झिल्ली, तो बेटा ना तो इधर का मटेरियल उधर जाएगा और ना तो उधर का मटेरियल इधर, कहीं नहीं जाएगा। ये अगर पाइप लगा के झिल्ली लगा दी जाए तो ये बोला जाएगा आइसोटोनिक। अब बात करें हाइपोटोनिक, यहां पर 100 ग्राम ही रहने दिया जाए, यहां पर 200 ग्राम कर दिया जाए, ये देखिए 200 ग्राम, तो ये क्या हो गया, ये हाइपरटोनिक हो गया, ये हाइपरटोनिक, और ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। अब हाइपो से क्या होगा, अब ये सारा का सारा जल जो है इधर से पार करके इधर चला जाता है, क्योंकि इधर जल की मात्रा अधिक हो गई है कंपैरिजन में। इतनी बात क्लियर हो रही ना, तो यही समझाना चाहते हैं। अब यहां पर समझो, यही कह रहे हैं, किसी कोशिका को अति सांद्र यानी हाइपरटोनिक घोल में डाल दिया जाएगा, हाइपरटोनिक में, मतलब ये मान लो ये कोशिका है, अगर इसमें डाल दिया जाए तो आपको देख रहे हैं कि अंदर का पानी सारा का सारा इसमें चला आएगा, ध्यान रखिए, तब उस कोशिका का निर्जलीकरण हो जाता है। समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण, यानी पूरा का पूरा चला जाएगा, पूरा जो अंदर का मटेरियल वो बाहर निकल जाएगा। इसे ही क्या बोलते हैं, और कोशिका की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। अब ये किसमिस तो है नहीं कोशिका, कि अरे सर कोई बात नहीं अभी तो निकाले हैं दूसरी बार रखेंगे, नहीं बेटा, एक बार मर गया तो मर गया, इसीलिए इसको बोलते हैं ये लिसिस हो गया, ये समाप्त हो चुकी है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर हो रही बात। तो ये है आपका प्लाज्मोलिसिस, क्लियर। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी अनुत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी का मतलब आप जानते हैं कि बेटा ये एक बार हो गया तो हो गया, याद रखिएगा। इसीलिए हम इसको पूरी तरह से अंतः और वाय परासरण की बात नहीं करते। हालांकि आप देख रहे हैं कि ये वाय परासरण जैसा है, लेकिन क्योंकि कोशिका झिल्ली भी तो अर्धपारगम्य है वहां पर, लेकिन फिर भी बेटा हम इसको प्लाज्मोलिसिस कहेंगे, क्योंकि अंदर की जो साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा, वो सारा का सारा क्या हो गया, बाहर हो गया, इसलिए वो लिसिस हो चुका है, अब बेकार हो गया। अर्थात अब कोशिका सिकुड़ने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आएगी। इसीलिए, हाँ, बात क्लियर हो रही है ना, यस। अति सांद्र घोल यानी हाइपरटोनिक खाद्य परीक्षण के लिए बहुत, इसीलिए आप जानते हैं, आप कहा जाता है कि नमक में जो आपका क्या बोलते हैं, अचार में खूब ज्यादा से ज्यादा नमक डालिए, ठीक है, या जो मुरब्बा वगैरह है उसको गाढ़े चाशनी में डालिए, तो वो खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें जब बैक्टीरिया और फंगस जाते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर भी तो होता है, आप जानते हो क्या, क्या होता है, साइटोप्लाज्म, वो जैसे ही जाते हैं, चूंकि वो सांद्र होता है, इसलिए बेटा वो सारा का सारा बाहर निकल आता है, और राम नाम सत्य। इसीलिए
फंगस वगैरह नहीं लगते, क्योंकि उसमें मात्रा क्या होती है, ज्यादा हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल बेटा, कोरोना कोई बैक्टीरिया नहीं है, उसमें तो कोई कोशिका द्रव्य ही नहीं है, तो मरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। और वायरस कभी मरते नहीं है, डीएक्टिवेट होते हैं बेटा, क्लियर। वो हमेशा जीवित रहते हैं, जैसे होस्ट मिलेगा वो जीवित, और नहीं मिला तो वो अजीवित, निर्जीव, ठीक है ना। जैसे उदाहरण मैंने दे भी दिया, क्योंकि जीवाणु और कवक जो है प्लाज्मोलिसिस की प्रक्रिया से मर जाते हैं, है ना। और अचार और जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जो आते हैं, उसमें कोशिश यही की जाती है ना, कि काफी दिन तक चले। और जानते हैं हमारी चीज, अगर कोई भी चीजें सड़ती हैं, गलती हैं, बेकार होती हैं, वो इन्हीं दोनों भाइयों की वजह से होती हैं, बैक्टीरिया और फंगस की वजह से, तो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? हाँ। अब देखिए आगे, कोशिकांग। अब हम बात करते हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वही कोशिकांगों की। और कोशिकांग जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, 3 प्रकार के हैं। हाँ बेटा, ये बात तो है, डीएक्टिवेट हो सकता है। हमारे बॉडी में ऐसा अगर मटेरियल आ जाए जिसको वो आगे नहीं कर सकता उसके बाद, तो वो हो सकता है। लेकिन वायरस वगैरह मरते नहीं है बेटा, डीएक्टिवेट होते हैं। आप जानते हो भाई, आपने तो खुद ही कहा कि सर ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो मैं क्या करूं? तो निर्जीव कैसे है वो, सजीव कैसे है? ये निर्जीव भी है सजीव भी है, तो मरना क्या? फिलहाल यहां पर देखो, कोशिकांग 3 प्रकार के हमारे कोशिका में पाए जाते हैं। एक तो दोहरी झिल्ली वाला होगा, आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियां थी, एक अंदर वाली मुड़ी मुड़ी थी। इसी तरह से केंद्रक में भी 2 झिल्लियां होंगी, और इसी तरह से आपने देखा क्लोरोप्लास्ट में भी 2 झिल्लियां थी। तो ये देखो 3 ऐसी हैं जहां पर क्या है, 2-2 झिल्लियां, यानी उसके 2 डबल बाउंड्री होंगी, फिर उसके बाद अंदर आप जा पाएंगे। इसमें 2-2 झिल्लियां होंगी, और झिल्लियां किसकी बनी होंगी? वही फास्फोलिपिड और प्रोटीन की, सेम वही सब जगह झिल्लियां वही बनी रहेंगी बेटा। जो कोशिका झिल्ली है वैसे ही लगभग लगभग सब जगह की झिल्ली बनेगी, ठीक है। एकल झिल्ली, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्गी काय के बाहर जो होती हैं झिल्लियां, वो एक लेयर की होती हैं, और जिसमें लेयर पाया नहीं जाता, जैसे राइबोसोम और सेंट्रोसोम जो है, इसमें जो है आप जानते हो कि एक ही पाया जाता है। क्लियर हो रही बात? में एक भी नहीं पाया जाता। क्लियर? तो इस तरीके से आप समझिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, यहां पर एक लाइसोसोम भी है बेटा, लाइसोसोम, लाइसोसोम नहीं लिखा ना, तो लाइसोसोम में भी क्या होती है, एक होती है, एक झिल्ली होती है। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं माइटोकांड्रिया की, ठीक है। माइटोकांड्रिया को हम क्या कहते हैं? माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि आप जानते हैं कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा प्रदान करता है वो है माइटोकांड्रिया, इसलिए हम इसको पावर हाउस कहते हैं। अब देखते हैं कि माइटोकांड्रिया के कार्य क्या क्या हैं। तो माइटोकांड्रिया खाद्य पदार्थों का विघटन करके ऊर्जा बनाता है। आप जानते हो ये ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी बनाता है, और एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं, या ऊर्जा की मुद्रा बोलते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि माइटोकांड्रिया से वास्तव में जो माइटोकांड्रिया से जो न्यूक्लियस या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जो ऊर्जा जाती है, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ वायर लगाया हुआ है, वायर से जाती है ऊर्जा, चलो भाई कि आप पावर हाउस से वायर लगाया हुआ है, नहीं। यहाँ पर क्वाइन एक करेंसी के रूप में जाती है, सिक्के के रूप में जाती है। यहां से ये जो जैसे जैसे सिक्के बनते जाते हैं ऊर्जा के एटीपी, वो फेंकता जाता है। आपने शायद ऊर्जा सिक्के वाली ऊर्जा प्राप्त की हो, बिल्कुल प्राप्त की होंगे। आपने कभी अगर कॉइन बॉक्स वाले फोन से बात किया होगा, तो 1 रुपया डालते हैं तो 1 मिनट के लिए आपको बात करने की ऊर्जा मिल जाती है। ठीक वैसे ही यहां पर भी क्या होता है, जैसे जैसे ये फेंकता जाता है, इससे क्या होगी? आप जानते हैं कि ऊर्जा का सबसे ज्यादा अगर लॉस होता है तो उसके ट्रांसमिशन में होता है। ट्रांसमिशन में आप जानते हो इवन 40% तक देखा गया है, 30 to 40% तक सिर्फ ट्रांसमिशन में लॉस होता है। आप जानते हो हमारे यहाँ लगभग जो है 2 लाख मेगावाट यूनिट जो है, 2 लाख मेगावाट की बिजली बनती है, लेकिन पहुंचते पहुंचते कितना कम हो जाती है? 30% उसमें से घटा दो, समझ में आ जाएगा। इसलिए जो है हम क्या करते हैं, वायर इसमें नहीं लगाते, ये सिक्का बनाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज जस्ट नोन एज एनर्जी करेंसी। यस, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, वही ग्लूकोज को जब ये जलाता है, तोड़ता है, ऑक्सीकरण मतलब किसी को जलाना या तोड़ना, ऑक्सीजन की मदद से, है ना, तो वो बनाता है क्या? एटीपी। हालांकि बनाता नहीं है, वो ऊर्जा प्राप्त करता है। माइटोकांड्रिया कोशी श्वसन, वही कोशी श्वसन के द्वारा ही तो ऊर्जा करता है। इसी में सारा सारा ऑक्सीजन आता है, उसको तोड़ता है। इसका मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन आप जानते हो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन हमने बताया था। तो एडेनिन के साथ में जब,
है ना, जुड़ा होता है कौन, एडेनोसिन, यानी एडेनिन और सुगर जुड़ा होता है तो इसको एडेनोसिन बोलते हैं। और एक ही फॉस्फेट जुड़ा होता है तो एडेनोसिन होता है, आप जानते हो न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर इसी से 3 फॉस्फेट बंध जाता है बेटा, 3 फॉस्फेट, तो इसी को बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। ये भी क्या है, नाइट्रोजनी बेस और सुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। ये वही तत्व है जो डीएनए को बनाने वाला है। ठीक है, अगर ये दो हटा दें, अरे कहां चला गया, अगर ये दो हटा दें तो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियोटाइड पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड है। बिल्कुल, न्यूक्लियोटाइड में 2 फॉस्फेट और ग्रुप जुड़ जाते हैं तो वही बन जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात क्लियर हो रही है? और यही मजेदार चीज है, ये अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई, आई गई होगी भैया, कहां जाएगी, ठीक है ना। तो एटीपी का निर्माण यही करता है। क्लियर हो रही बात? तो एटीपी यही जब बॉन्ड टूटते हैं तो अगर 2 रहा तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, है ना। भाई आपको मैंने पढ़ाया था बेटा, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, याद है ना, मैंने पढ़ाया था, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, जब डीएनए आरएनए पढ़ा रहे थे, नहीं याद है तो उसको जाके देख लेना। एडेनिन ग्वानिन, है ना, साइटोसिन और थाइमिन। तो एडेनिन और जब सुगर मिल जाता है तो इसको बोलते हैं एडिनोसिन। जैसे ग्वानिन और सुगर मिल जाता है तो उसको बोलते हैं ग्वानोसिन, है कि नहीं? तो बस वही चीज तो है। और इसमें अगर एक ही फॉस्फेट रहता है तो एडिनोसिन फॉस्फेट है वो, तो एडिनोसिन फॉस्फेट बोलते हैं, यानी वो एक न्यूक्लियोटाइड। लेकिन 3 जुड़ गया तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये बॉन्ड जो है, ये किनारे वाला जो बंधा हुआ होता है, ये बड़ा ऑर्डिनरी है। ये अगर टूटता है तो बेटा यहीं से ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा को हम लोग यूज करते हैं। क्लियर ना? बिल्कुल बेटा, बॉन्ड के टूटने पर ही तो ऊर्जा होती है। आप पेट्रोल जलाते हो, केरोसिन जलाते हो, डीजल जलाते हो, ये कहां से ऊर्जा मिलती है गाड़ी को चलने के लिए, गाड़ी को मूव कराने के लिए? बिल्कुल, कार्बन और कार्बन के बीच जब बॉन्ड टूटता है तो वही जब टूटता है तो देखो आवाज भी तो आती है थोड़ा सा, वो टूटता है तभी तो गाड़ियों में आवाज आती है। वो टूटता है और उससे जो बंधा रहता है, जिस ऊर्जा से निकलता है, वो वही हमको पुश करता है। ठीक है, चलिए हम वो आगे जब फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब इंजन पढ़ेंगे, हीट इंजन, कार्नोट इंजन, तो वहां पर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। क्लियर? फिलहाल एटीपी ऊर्जा को क्या कहते हैं? एटीपी ऊर्जा की मुद्रा है। कोशिकाएं जो होती हैं वो एटीपी के रूप में ऊर्जा, अरे भाई जाहिर सी बात है, आप जो है ऊर्जा जो है किस रूप में यूज करते हो? कोयले के रूप में? बोलो, क्या कोयले के रूप में यूज करते हो क्या? आप भी तो बिजली के रूप में करते हो ना, बोलो, बिजली के रूप में करते हो, सिंपल सी बात है। इसी तरह से हमारा बॉडी जो है, जो ऊर्जा है, वो ग्लूकोज नहीं, वो एटीपी के रूप में करता है। जिस रूप में आप करते हो उसी रूप में। क्लियर ना? तो जितनी भी चीजें हैं ये आपके सामने रही। मेरे ख्याल से बातें आप तक बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई होंगी, है ना। तो माइटोकांड्रिया की अगर थोड़ी सी संरचना देख ली जाए तो माइटोकांड्रिया खुद, इसके पास खुद अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। याद रखना बेटा, माइटोकांड्रिया में, माइटोकांड्रिया के पास खुद इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी इसका खुद का डीएनए आरएनए है। याद रखिएगा। और इस डीएनए में इसके पास 37 जीन हैं। याद रखना, कितने जीन? 37 जीन खुद के डीएनए में। भाई आपको हमने बताया कि हमारे जो पूरे सेल की, सेल के केंद्रक में अगर देखा जाए तो केंद्रक में कुल कितने हैं, कितने जीन हैं? 25,000 जीन। मैं चिल्ला चिल्ला के बताया हूं, अगर बताया था मैंने डीएनए जब समझा रहा था, तो उसमें जीन कुल कितने हैं? 25,000। लेकिन अगर माइटोकांड्रिया की बात करें तो उसमें 37 जीन हैं, जो अपने काम के लिए उसने रखा है, अपना काम कराता है। और इसका अंदर वाला जो भाग होता है, अंदर वाली जो झिल्ली होती है, आपने देखा कि अंदर वाली झिल्ली बड़ी मुड़ी मुड़ी होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये अंदर वाली झिल्ली ये मुड़ी मुड़ी होती है बेटा, ये। तो यही जो मुड़ी हुई जो झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, अंदर उंगली जैसी संरचना जो बनाती है, उसी को बोलते हैं क्रिस्टी। इसी पर जो होता है ऑक्सीसोम होता है, एक संरचना है छोटे छोटे रैकेट जैसी, वही पर बनता है क्या? वहीं पर कोशी श्वसन होता है और वहीं पर एटीपी का निर्माण होता है। ये समझने की कोशिश कीजिएगा। डीएनए आप जानते हो ये नियंत्रण का कार्य करता है, इसलिए जो इसके अंदर का जो अपना काम नियंत्रित करने वाला है, कैसे बनाए, कितना बनाए, कब बनाए एटीपी, या कैसे करे, वो सारा का सारा वो नियंत्रित करता है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल राकी जी, बहुत सही करें। 25,000 जीन है, 25,000, 25,000। और सोच लीजिए, लेकिन यहां पर माइटोकांड्रिया में सिर्फ और सिर्फ 37 जीन हैं। इज दैट क्लियर? जो कि माइटोकांड्रिया का अपना काम करते हैं। केंद्रक आप जानते हैं कंट्रोल है, क्योंकि सारा का सारा डीएनए तो वहीं भरा पड़ा है, हर के काम। माइटोकांड्रिया के भी काम को क्या करना है, कब करना है, ये डिसाइड करता है। कितना करना है, कौन करना है, ये अंदर वाले डिसाइड करता है। ठीक है, कितने स्पीड से करना है, कितने स्लो से करना है, अंदर वाला करता है। ठीक है, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलता है? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन। यानी ये खुद जो है अपना, अगर पूरी तरह से नहीं कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है भैया। जब अपना खुद ही काम कर ले रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर पूरी तरह से नहीं डिपेंड है, तो हम क्या करेंगे? अर्ध स्वायत्त है या नहीं है? तो ये माइटोकॉन्ड्रियल, एमडीएनए का मतलब होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। हाँ ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में इसलिए एमडीएनए बोलते हैं।
इसके कारण से ये देख रहे हैं ऑटोनॉमस, यह केंद्रक के आंशिक नियंत्रण, याद देखिए क्यों, क्योंकि इसके पास है ना कई कार्यों को स्वयं नियंत्रित करता है बेटा, आंशिक नियंत्रण, क्योंकि वो वास्तव में ये क्या कर रहा है, खुद ऊर्जा बना रहा है, अपने लिए भी बना रहा है और दूसरे के लिए भी बना रहा है ना। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा देखो, ये चीजें अभी जो अभी खोजा गया, ये 20,000 से 25,000 जीन की बात होती है, ऐसा कुछ कोई फिक्स नहीं है कि इतने इतने पाए जाते हैं। अभी सारी चीजें हैं, 20,000 से 25,000 जीन पाए जाते हैं, इतनी बस ध्यान रखिएगा। 20,500 ऐसा कोई कहीं पर है नहीं। क्लियर? 20,000 से 25,000 जीन के बीच, तो आप 25,000 मान के चलो, आपका क्या जाता है। क्लियर? तो इतनी बात, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताया गया है कि 25,000 जीन पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं ह्यूमन की बात, तो इतना ओवरऑल आपके बारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ गई। तो आज बहुत लंबी क्लास हो गई है, बस मैं अब सोचता हूँ बस यहीं पर अब समाप्त करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थंबनेल को जरूर दबाइए। और हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये इस पर आप लोग जरूर क्या करेंगे, आप इस रेफरल कोड का जरूर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, तो बेटा ये मेरा नंबर है। आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर देता हूं, 9717381287। इस नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की आपको कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन ये कंडीशनल है कि जब मैं जवाब देना चाहूंगा तभी दे पाऊंगा, क्योंकि बेटा मेरे पास और भी ढेर सारे कार्य होते हैं। क्लियर ना? हाँ, लेकिन कोशिश करेंगे ये आपके जवाब को टाइम पे दिया जाए। तो इसलिए अगर आपको जुड़ना है और आप मेरे रेफरल कोड से आते हैं तो आपको इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है बेटा, यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग आइए और ज्वाइन कीजिए और आगे पूरी की पूरी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम लोग ज्योग्राफी टॉपिक अब शुरू करने वाले हैं। और ज्योग्राफी टॉपिक में सबसे पहले हम अब स्टार्ट करेंगे आपका मैपिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आइए आप लोग और फिर मिलते हैं, आप आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।